मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। सबसे आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। मेरे साथ हैं मोहम्मद शुएब, मेरे साथ है सबीन फारूक। गुड मॉर्निंग। एक नई एनर्जी के साथ करते हैं इस दिन का आगाज, इस शो का आगाज। जुम्मा मुबारक। हर रोज हम एक नई एनर्जी की बात कर रहे होते हैं, हर रोज एक नया होता है। कुछ एक्स्ट्रा एनर्जेटिक है आज आप ऐसे। हाँ एवरी डे आई एम एनर्जेटिक। आज कुछ अलग सी बात लग रही है आपकी एनर्जी में। नहीं, वो एनर्जी इट्स फॉर शो एक्चुअली। अच्छा। अदरवाइज अगर आपके अलग सी बात, तो हाँ, आज मैं जब घर से निकला ऑन माई वे टू ऑफिस, तो मैं बस रास्ते को देख रहा था। मौसम बड़ा प्यारा था, बारिश हो रही थी। और ऑफिस आके आप थोड़ा सोच रहे होते हैं, जब आपकी रूटीन चेंज होनी हो या होने वाली हो, तब सोच रहे होते हैं अच्छा यार, अच्छा ये रूटीन उठने की, ये रूटीन जाने की, इस रास्ते की चेंज होने वाली है। तो आज थोड़ी सी मेरी ऐसी फीलिंग भी थी। तो आज फिर आप ही बताएं। अच्छा, मेरे थे आपके ऊपर। अच्छा, ये बात थोड़ी सी इसलिए भी किया है कि आज जो हमारा ये साथ है आपके साथ, जो कि बहुत प्यारा साथ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह, 1.5 साल तकरीबन विद हम नेटवर्क, विद आवर व्यूअर्स, जो कि बहुत प्यारा रहा है। हमने बहुत इसमें एंजॉय किया है, बहुत मज़े मज़े की खबरें, बहुत मज़े मज़े के सेगमेंट्स, बहुत लोगों से मुलाकातें। तो हमने बड़ा एंजॉय किया। आई एम श्योर आपने बड़ा एंजॉय किया होगा। आपका फीडबैक बहुत इंपॉर्टेंट रहा है हमारे लिए। तो आज जो हम ये बात करें ना कि चीज़ें बदल रही हैं, तो बदल जाना इट्स नॉर्मल, इट्स प्रोसेस, इट्स पार्ट ऑफ एनीथिंग एक्चुअली। तो आज ये हमारा लास्ट शो है फ्रॉम हम न्यूज़ सुबह से आगे। बट आई एम श्योर कि सुबह से आगे को बिल्ला बहुत तरक्की देगा, हम नेटवर्क को भी। बिल्कुल ऐसा है, और बड़ा ज़बरदस्त यहाँ पर हमारा वक्त गुजरा। इनफैक्ट गुजर रहा है, इट्स अ फैमिली। हम तो सिर्फ यही बात कर रहे होते हैं कि ठीक है, शो हमारी जगह कोई और आएगा, हम कहीं और जाएंगे, लेकिन हम कहाँ जाएंगे ये आज हम शो के बाद बताएंगे। और हमारी जगह कौन आ रहा है, इनसे मुलाकात कराएंगे। एग्जैक्टली, उनसे भी आपकी मुलाकात करवाएंगे। एक्चुअली अपनी जगह आ रहे हैं, हर किसी का वक्त जितना मुकर्रर होता है जहाँ पर आप वहाँ से आप उतना ही वहाँ पर आप स्टे कर पा रहे होते हैं। बट यही है कि आपको बस अब ये सारी इंफॉर्मेशन लेने के लिए एंड ऑफ द शो इंशाल्लाह। चलें आगे बढ़ते हैं। और सबसे पहले आज हमने बात करनी है फूड डिलीवरी की। और जब हम बात करें फूड डिलीवरी की, और ऐसे में हमारे पास खबर ये है कि फूड डिलीवरी के लिए जो रोबोट्स का इस्तेमाल हो रहा है वो किस कदर बढ़ता चला जा रहा है। आपको हम स्क्रीन पर दिखाएंगे भी कि कैसे फूड डिलीवरी के लिए रोबोट्स का इस्तेमाल होना। और इसके लिए हमारे पास जो खबर है वो अमरीकी रियासतों से खबरें हैं जहां पर रोबोट्स का इस्तेमाल बढ़ चुका है। पहली बार ये हुआ था 2017 की शुरुआत, बिल्कुल वर्जीनिया में इसका आगाज हुआ। एग्जैक्टली आगाज हुआ था कि हुकूमत की तरफ से कानूनी जो है वो इनको इजाजत मिल गई थी। बिल्कुल। और कानूनी इजाजत के बाद जो है वो ज़ाहिर है रुझान एक स्टार्ट हो गया था। बट अब ये रुझान बहुत ज़्यादा बढ़ता नजर आ रहा है कि ये बड़ी आम सी बात होगी वहाँ पर कि वहाँ पर फूड डिलीवरी जो है वो रोबोट्स के थ्रू करवाई जा रही है, और लोग भी बड़े यूज्ड टू हैं ओवरऑल। बिल्कुल ऐसे देखा जाए। चलें, ये तो हमने रोबोट्स की बात कर ली, फूड डिलीवरी में किस तरह से रोबोट्स इस्तेमाल हो रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और एक ऐसी मूवी की बात करते हैं जिसने पाकिस्तान के लिए एक ऐसी जगह बनाई। पर उससे पहले जाने से पहले एक और बात, अगर मूवी में काम करने वालों की बात ना कर लूं। एग्जैक्टली, जरा माहिरा खान की बात करते हैं सबसे बिल्कुल पहले। ठीक है। माहिरा अच्छा, हाँ, माहिरा ने एक सवाल क्वेश्चन आंसर सेशन। अच्छा, हम अक्सर देख रहे होते हैं कि कर रहे होते हैं बहुत सारे जो एक्टर्स हैं वो ट्विटर पे बेसिकली जो एक्स है अब उस पर जो है वो सवालात के जवाब दे रहे होते हैं कि आस्क माहिरा के नाम से उन्होंने एक ट्रेंड चलाया। अच्छा, उसमें बहुत सारे लोगों ने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। अब कुछ जो क्वेश्चंस थे उनकी अगर बात की जाए तो उसमें बहुत सारी नसीहतें लोगों ने उनसे मांगी, वो उन्होंने जवाब दिया, सब कुछ उन्होंने बात की। दिलचस्प सवालात जो थे वो सवालात उन्होंने किए। और अच्छा, भारती जो एक उनके फ़ैन हैं उन्होंने माहिरा से सवाल किया कि फ़िल्म रईस में शाहरुख खान के साथ काम करके क्या सीखा। इस पर माहिरा ने जवाब दिया, ज़िंदगी में खुशियों को आने का एक और मौका दो। तो ये उन्होंने सीखा जो उन्होंने सिर्फ वहाँ पर कोट किया। अब जाहिर सी बात है, एक बड़ी अच्छी फीलिंग, बड़ी अच्छी जो केमिस्ट्री थी इनकी शाहरुख खान के साथ जो उन्होंने फिल्म की थी रईस, उसके हवाले से वो अक्सर बेशतर हम देख रहे होते हैं, बात करती भी रहती हैं। तो अभी भी लोग आज तक देखे सवाल करते रहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल। और उसको बड़े अच्छा बहुत इंपॉर्टेंट है उनकी, गिव हैप्पीनेस अ चांस। हाँ, ये आप सबके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, मौका दीजिए। हमेशा ये ना सोचें जी जिंदगी में हमारे साथ ये बुरा हो गया तो बस अब तो अच्छा हो नहीं सकता, या अब क्या मूव ऑन। हम ना थोड़ा सा गिल्ट मोड में चले जाते हैं। एक गिल्ट मोड में दूसरा विक्टिम मोड जो हमारा ऑन हो जाता है ना कि भाई अब तो जिंदगी में हमारे साथ जिंदगी खत्म है, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल, एक चीज खत्म हो गई, अगली चीज जो है वो शुरू हो जाती है। एब्सोल्युटली। बढ़ते हैं आगे एक और खबर की तरफ। आसमान पर एक दुमदार सितारा 80,000 बरस के बाद वापस आया है। अब साइंसदान ये बता रहे हैं कि 2023 ए नामी ये दुमदार सितारा इतना रोशन होगा कि उसे देखने के लिए आपको दूरबीन की जरूरत नहीं रहेगी। साइंसदानों के ख्याल में जो दुमदार सितारा 28 सितंबर को सूरज के करीब तरीन होगा
और इसकी रोशनी उरूज पर होगी। ये रोशनी इतनी ज़्यादा होगी कि सितंबर के आखिर से अक्टूबर के वस्त तक, वैसे सितंबर का आखिर आ चुका है, अक्टूबर के वस्त तक अब ये आंखों से देखना मुमकिन होगा। दुमदार सितारा नहीं देखते हाँ, लेकिन आई थिंक उसकी रोशनी की बात करें कि कुछ सितारे बहुत सारे जो सितारे होंगे उनमें ये चमक रहा होगा, ज़्यादा इसकी रोशनी जो है वो बाकी सितारों से काफ़ी ज़्यादा होगी। बिल्कुल ऐसी है। और जो हमने कहा ना कि 80,000 बरसों में अपना चक्कर इसने मुकम्मल किया है और अब वापस पहुंचा है, तो ज़ाहिर है जो जनूबी निस्फ कुर्रा है इसमें नज़र पहले आएगा और बदरद्री जो है वो नॉर्थ की जानिब बढ़ेगा और साइंसदानों के मुताबिक ये 12 अक्टूबर को ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब होगा। अच्छा, ज़्यादा नजर आएगा। हम कब देख सकते हैं? हम आज तो से? नहीं, आई थिंक 28 के बाद से देख सकते हैं। 28 आज नहीं है, आज 27 है। अच्छा 27 है, ओके गॉट इट। आज 27 है जी, हाँ आज 27 है, ओके। अच्छा आगे बढ़ते हैं, लेकिन हाँ 26, अब मैं 28 भी नहीं, मैं 27 में 26 की बात करने वाला हूँ, तारीख की बात नहीं कर रहा। तो वो हम सबका जो एक फेवरेट सर्च इंजन है वो आज जो है वो 26 बरस का हो गया, डॉक्टर गूगल। कि पूरी दुनिया की सारी इन्फॉर्मेशन, जब आप असल डॉक्टर्स पे बिलीव नहीं कर रहे होते तो आप जी डॉक्टर गूगल, अंकल गूगल, आप पता नहीं उसको क्या क्या लोग बोलना शुरू हो गए। गूगल जो है सर्च इंजन जो आज देखा जाए तो वो 26 साल का हो गया है। और ओवरऑल अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया में ज़ाहिर है इसका इस्तेमाल किया जाता है अब, और हम सबसे ज़्यादा रिलाई अपनों से ज़्यादा, इंसानों से ज़्यादा हम गूगल पे रिलाई कर रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, गूगल बहुत सपोर्ट कर रहा होता है। एग्जैक्टली। आई थिंक थोड़ा सा स्विच होना शुरू हो गए जब से चैट जीपीटी एंड क्लॉड एआई बाकी इंजन्स की तरफ जाना शुरू हो गए। वो एआई की वजह से हम देख रहे हैं थोड़ा लोग स्विच ऐसे बढ़ेंगे आगे। और बात करते हैं वर्ल्ड यूथ चैंपियन बॉक्सिंग में पाकिस्तान के उस्मान वजीर, जिन्होंने भारतीय हरीफ को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर दिया है। प्रोफेशनल बॉक्सिंग का पाक भारत टाकरा उस्मान वजीर ने 1 मिनट 5 सेकंड में अपने नाम किया है। भारतीय बॉक्सर उस्मान वजीर के 2 मुक्के बर्दाश्त नहीं कर सके। तो ऐसे बहुत सारी फाइट्स हमने जो देखी हैं, जो वो लड़के आते हैं और उसके बाद जब उनसे सवाल भी किया जाता है तो इस लाइक कि बस मैं कर जाता हूँ, मुझे पता नहीं चलता। बिल्कुल ऐसे ही है। उनका मुकाबला भारत के जो थिलक सिलवा में उनसे हुआ था और पहला राउंड जब शुरू हुआ चंद सेकंड बाद उस्मान ने जोरदार मुक्का भारतीय बॉक्सर को मारा और वो सह ना सके और रिंग में बैठ गए। भारतीय बॉक्सर की भी बल्कि कहना चाहिए सांस भी बहाल नहीं हुई थी कि उस्मान ने एक और मुक्का जड़ दिया। फिर भारतीय बॉक्सर संभल नहीं पाए और इस सूरत हाल को देखते हुए रेफरी ने उस्मान वजीर को टेक्निकल बुनियाद पर फातिह करार दे दिया। तो यूं ये मुकाबला सिर्फ 1 मिनट 5 सेकंड तक जारी रहा। अच्छा, वैसे मुसलसल उनकी 14th जो हम बता रहे थे ना कि मुसलसल 14वीं ये है इनकी कामयाबी है, बट एट द सेम टाइम वाकई शोएब जो जिस मैच में जाते हैं हमें ऑलरेडी हम प्रेडिक्ट करके बैठे हुए होते हैं, अच्छा वो अब जीत के इंशाल्लाह वापस आएंगे, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करेंगे। चले आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मौसम की। इससे पहले कि सबीन बताएं कि आज मौसम कैसा रहेगा। आज रावलपिंडी इस्लामाबाद में बहरहाल जोरदार स्पेल हमने देखा है और मुख्तलिफ इलाकों में रात से हम देख रहे हैं वक्फे वक्फे से गरज चमक के साथ बारिश है और रावलपिंडी में भी यही है, गरज चमक के साथ बादल बरस रहे हैं। अब कई मकामात पर सड़कें ज़ेर-ए-आब आई हैं वाकई में। अच्छा, रात को तो बुरी तूफानी बारिश थी, मौसम भी थोड़ा चेंज लगा, मौसम भी बहुत चेंज लगा क्योंकि अभी पिछले 2 रोज से हमें लग रहा था गर्मी जो है वो शायद वापस आ गई। चलो आपको बताते हैं जी आज का मौसम कैसा रहेगा। आज बारिश होगी, आज बारिश होगी। अभी इस वक्त इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो हो रही है, लेकिन मुल्क के बाकी जो बेशतर इलाके वहाँ पर बारिश हो रही है कि नहीं हो रही वो आपको अभी बताते हैं। सबसे पहले हम इस्लामाबाद की बात करेंगे। इस्लामाबाद में कम से कम 20 ज़्यादा 29 डिग्री सेंटीग्रेड है और जिस तरह मैंने बताया कि काफ़ी तेज़ बारिश वक्फे वक्फे से हो रही है। लाहौर में कम से कम 23, ज़्यादा से ज़्यादा 34 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा कराची की बात करें कम से कम 27, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड है। इसके अलावा जनाब पेशावर की बात करें कम से कम 22, ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड। कोयटा की बात करेंगे कम से कम कोयटा में 14, ज़्यादा से ज़्यादा 32 डिग्री सेंटीग्रेड है। ये है जी आज का मौसम। अच्छा, अब अगर जो मुझे समझ आई है मौसम की जो मैं बता सकती हूँ महकमा मौसमियात के मुताबिक, पेशावर में बादल हैं और इसके अलावा कराची में भी हैं और लाहौर में भी हैं, बट कोयटा में जो है वो सूरज चमक रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कुछ खबरें आपसे शेयर की हैं। अब जरा बात करते हैं मुल्क की सियासी सूरत हाल की भी और एट द सेम टाइम जो कुछ फैसले लिए जा रहे होते हैं गवर्नमेंट के लेवल पर उनकी बात कर लेते हैं। वफाकी हुकूमत ने राइट साइजिंग इक़दामात के तहत मजीद कुछ सरकारी इदारों को बंद करने की तजावीज़ तैयार कर ली हैं, क्योंकि इससे पहले भी हमने ये बात देखी थी कि कुछ इदारों से मुतालिक कहा गया था कि उनको बंद किया जाएगा, फिर एहतजाज भी हुआ और उसके बाद कुछ इदारों से मुतालिक चीज़ें मौखर भी हो गई। और भी मजीद कुछ ऑर्गेनाइजेशंस हैं, कुछ इदारे जिनके मुतालिक कहा जा रहा है कि उनको बंद किया जाएगा, निशानदही कर ली गई है। अब इस मनसूबे का जो मकसद हुकूमत बता रही है कि जो अखराजात हैं उनको हम कम करना चाहते हैं। ज़रूरी महकमों की तादाद आ रहा है उसको किसी तरह कम करें, ताकि जिस तरह हम भी अक्सर बात कर रहे होते हैं कि कट
डाउन करें अपने अखराजात भी, जिन जिन इदारों की जरूरत नहीं है, जिन लोगों की जरूरत नहीं है, उनको निकालें, सो दैट आपका जो खजाना है, हुकूमती खजाना, उस पर बोझ ना पड़े और लोगों को उसका फायदा जाए किसी भी तरह से। सो अब ये जो बेसिकली स्टेप्स लिए जा रहे हैं, लोग ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इनके तहत जो है वो काफ़ी बेहतरी आ सकती है। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि जब हम हुकूमती निज़ाम की बात करते हैं कि उसको कैसे मौसर बनाना है, और उसके लिए ज़्यादा कोशिश हमारे सामने रखी भी गई है। आज दूसरी जानब अगर हम सियासी महाज की बात करें, वहाँ पर भी अहम सरगर्मियाँ जारी हैं और PTI और JUI इन्होंने मुश्तरका तौर पर आइनी तरमीम का मुसवदा तैयार करने का फैसला किया है, जबकि इलेक्शन कमीशन ने भी मखसूस नशिस्तों के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में नई दरख्वास्त दायर करते हुए इस फैसले से मुताल्लिक रहनुमाई मांगे। जो कि इससे पहले इलेक्शन कमीशन मुसलसल इजलास पर इजलास कर रहा था, लेकिन फैसले का इतलाक हो नहीं रहा था। अब ऐसे में इलेक्शन एक्ट को फोकियत दी जाएगी जाके अदालती फैसले को दी जाएगी, ये भी हमारा सवाल है। इसी हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ इस वक्त मौजूद है सीनियर सहाफ़ी तजज़ियाकार आमिर ज़िया साहब। आमिर साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आमिर साहब, सबसे पहले तो इसी पे कमेंट कीजिएगा कि ये जो हुकूमत की राइट साइजिंग पॉलिसी है, जो कुछ महकमे बंद करने की बात की जा रही है कि अगर वो फ़ायदा नहीं दे रहे, हुकूमती खजाने पर बोझ है, तो उनको बंद कर देना बेहतर है। आप इसको किस तरह से देख रहे हैं, इसका कितना इम्पैक्ट हमारी मईशत पे पड़ेगा? देखिए, पहली बात थी कि स्पिरिट में नारा बड़ा अच्छा लग रहा है कि जनाब हमें अपने अखराजात में कमी करनी है, लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि वो अखराजात में कमी का सिलसिला आप कहाँ से शुरू कर रहे हैं। और उसमें हम देखते हैं कि जो इस वक्त हमारे वुज़रा, हमारी वज़ीर आज़म हाउस है, सदारती महल है, और जो हमारे मतलब है कि खर्चे होते हैं, के अपने खर्चे, हुक्मरानों के खर्चे, वो बेशक अलामती तौर पर आगाज वहाँ से होना चाहिए कि आप एक गरीब मुल्क के हुक्मरान हैं, तो आपकी गाड़ियों का साइज क्या होना चाहिए, आपके केबल केट कितने बड़े चलने चाहिए, तो आप वहां से शुरू करें और फिर आप नीचे तक आके लोगों का गला दबाएं, तो समझ में आता है। लेकिन हमारे यहाँ वो बर्फ गिरती है तो बेचारे मुसलमानों पर आप शुरू वहां से करते हैं कि जहां से छोटे मुलाजमीन जो है वो मुतासर होते हैं। आप ये बिल्कुल कर सकते हैं कि बगैर लोगों को निकाले कि सिर्फ उनके ऑपरेशन भी बंद कर दें, तो ऑपरेटिव खर्चा भी जो होता है किसी भी महकमे का बहुत अच्छा खासा होता है। क्योंकि जो भी आप राइट साइजिंग करेंगे वो आप अपने दिल के साथ करेंगे, आप ये नहीं करेंगे, आपको सोचना पड़ेगा कि उन लोगों का, मुलाजमीन का मुस्तकबिल क्या होगा। ऑल्टरनेट देना भी हुकूमत की जिम्मेदारी है, बड़ी मुनासिब बात आपने की है। निकाल देना काफी नहीं होता, लेकिन इसमें बहुत अहम बात है कि आप हुकूमत का, मुझे नजर नहीं आ रहा किफायत शारी का कोई एजेंडा है। आपने देखा कि हमारे इतने मुश्किल माशी हालात थे, लेकिन जो बजट पेश किया गया उसमें इन्होंने उन तमाम चीजों के, सदारती महल के अखराजात बढ़ाए, वज़ीर आज़म हाउस के बढ़ाए, और पार्लियामेंटेरियंस के जो है पर्क्स में इजाफा किया। तो आप आगाज वहां से करें, फिर समझ में आता है। अब यहाँ पर जनाब आप ग्रेड 1 से 16 के मुलाजमीन को अगर निकालते हैं और आप फिर ऊपर छोड़ देते हैं, तो अपना वजीरों के लल्ले तल्ले वही है कि उनके पास सामने 4 चपरासी खड़े हुए हैं। और आपको लगता है कि इसकी वजह से, इन फैसलों की वजह से फिर हमें मुल्क में एहतजाज का माहौल ज़्यादा नजर आएगा? क्योंकि माजी में हमने यही देखा है, माजी की बात क्या करूँ, चंद हफ्ते पहले भी हमने ये देखा है, ये चाहे यूटिलिटी स्टोर्स कॉरपोरेशन हो या दीगर इदारे हों, हमने ये देखा है कि एहतजाज ही हुआ है। फिर देखिए, हमारी जो हुकूमत है ना, मुख्तलिफ महाजों पे इसने लड़ाइयाँ खोल रखी हैं। हिज़्ब इख्तिलाफ से इनकी लड़ाई है, अदलिया से इनकी लड़ाई है, ठीक है ना, दहशतगर्दी के खिलाफ जंग हो रही है, माशी महाज है। फिर आप ये महाज बजाय इसके कि एक होता है ना कि टाइमिंग क्या होती है। अगर आप लोगों में पहली बेचैनी है, लोग पहले ही बहुत परेशान है प्रातिजर की वजह से, महंगाई कम नहीं हुई है, महंगाई बढ़ने की रफ्तार में कमी वाकई हुई है, उसकी शरह कम हुई है। अभी हमारे 9.5% महंगाई अब भी बढ़ रही है, जो कि कम नहीं होती है, क्लोज टू डबल डिजिट। ठीक है, रियल टर्म में महंगाई कहीं ज्यादा होती है। तो आप लोगों को इतना तंग कर रहे हैं, उसी सैलरी क्लास को, वही लोग के जिनके शानों पर पाकिस्तान खड़ा हुआ है, जिनकी मेहनत की, जिनकी टैक्स की वजह से मुल्क चलता है। ठीक है आमिर साहब, ये पॉइंट बात है, बिल्कुल ऐसा ही है। आमिर साहब, आप ऑलरेडी जो लोग पिस रहे हैं, जो लोग जिन पर बोझ है, आप उन पर अगर मजीद बोझ डालेंगे तो जाहिर सी बात है लोग फिर पुरअमन एहतजाज भी करेंगे, आवाज़ भी अपने लिए उठा सकते हैं। अब ऐसे में ये सारी ये जो स्टेबिलिटी है, ये इसी सूरत मुमकिन है जब ऑब्वियसली इदारे आपस में बैठेंगे और ऑब्वियसली एक स्टेबिलिटी, बातचीत के जरिए, डायलॉग के जरिए जब वो चीज़ें आगे बढ़ेंगी। अच्छा आमिर साहब, दूसरी जानिब अगर देखा जाए तो PTI और JUI की जो मुश्तरका आइनी तरमीम मुसवदे पर इत्तफाक की खबरें आ रही हैं कि मिलकर वो अब ये एक मुसवदा जो है वो पेश करेंगे, इस हवाले से आपका क्या कमेंट होगा, आप क्या सोचते हैं? देखिए, जमीयत उलमा इस्लाम फजल ग्रुप की तरफ से बड़े मुतजाद इशारे मिल रहे हैं, और मौलाना साहब जो है ना, वो उन्होंने एक तो बड़ा कारनामा अंजाम दिया है कि छोटी पार्टी के बावजूद उन्होंने हुकूमती अज़ाइम को रोक के रखा हुआ है, लेकिन एट द सेम टाइम वो हुकूमत से बड़ा अच्छा निगोशिएट कर रहे हैं। और पीपल्स पार्टी के जराये से बात करें तो वो कहते हैं कि हम बहुत करीब है उनके साथ डील करने के लिए। PTI के लोग निकलते हैं उनसे मिलकर, वो भी यही कहते हैं।
तो ये मौलाना की मैं कहूँगा सियासी जीरकपन है उनका, उनकी अक्लमंदी है, उनका अंदाज गुफ्तगू है कि जिससे तमाम लोग मुतमईन हो जाते हैं। अच्छा, होना ही चाहिए जब भी आईनी तरमीम होती, 73 का आईन बनाता है, इसमें खिलाफ और हुकूमत मिलकर बनाए। 18वीं तरमीम हुई थी, मिलकर हुई थी। तो अगर आपको कोई भी तरमीम करनी है, उसमें न सिर्फ ये कि सियासी जमातें बल्कि जिन स्टेक होल्डर्स होते हैं, पर मीडिया पे अगर आपको कानून साजी करनी है तो ऐसे तो मीडिया पार्लियामेंट पे नहीं होता, लेकिन मीडिया के स्टेक होल्डर से आप बात करें, सजेशंस ली जा सकती हैं। बिल्कुल, ये बहुत अहम बात है, आपने बड़ा दुरुस्त कहा कि इस तरह से बात करें। और सबसे बात करें, चीज होती है कि पीटीआई और जेयूआई का एक वो नैरो डाउन कर लेते हैं अपने डिफरेंसेस, और एक पैकेज जाता है, फिर हुकूमत के साथ बैठते हैं और एक और नैरो डाउन कर लेते हैं, तो दिस वे टू गो। और ये मुस्बत बात होगी, लेकिन जिस तरह बुलडोज करने का बात है, वो जो हुकूमत चाह रही थी पहले, क्योंकि अपने लॉ मेकर्स को नहीं पता था क्या तरमीम आ रही है, खुफिया तरीके से रात की तारीखें में आप कानून साजी कर रहे हैं, तो उससे सवाए मतलब है कि एक बदमज़गी पैदा होने के मजीद इंतशार और महाजराई और ये आ जाती है। बड़ा जरूरी तो ये है कि सब मिलकर उस पर बात करें। जिस तरह आईनी तरमीम की बात करते हुए हमने 18वीं तरमीम में देखा भी कि 10 महीने लगे। आमिर साहब बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थे, दे रहे थे। नाज़रीन, जो बात अभी हो रही है आईनी तरमीम से मुताल्लिक़, इसमें पीटीआई का कॉमेंट भी लेंगे, लेकिन जब हम पीटीआई की बात करते हैं तो हम सब जानते हैं कि एक जलसे की कॉल थी और कल रावलपिंडी में जलसा होना था, लेकिन मुलतवी कर दिया गया। 28 को अब कहा जा रहा है कि अब जलसा नहीं होगा, लेकिन हम एहतजाज करेंगे। बैरिस्टर सैफ साहब इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं, रहनुमा है पीटीआई के। सैफ साहब बहुत शुक्रिया। पहले मैं यही जानना चाहूंगा, जलसा नहीं होगा, एहतजाज होगा, कैसे होगा, क्या होगा? जी बिल्कुल, यही ऐलान किया है इमरान खान साहब ने कि जलसा नहीं होगा, एहतजाज होगा, जिसकी बुनियादी वजह यह है कि हम जहां भी जाते हैं अपने आईनी और कानूनी हक को इस्तेमाल करते हुए जलसे की इजाज़त लेनी पड़ती है। इंतज़ामिया की तरफ से इसरार होता है कि एनओसी लें, हालांकि कानून में एनओसी लेने की कोई ना ज़रूरत है और ना ही इसका कोई तकाजा कानूनी तौर पे किया जा सकता है, लेकिन इंतज़ामिया अपनी हठधर्मी की वजह से एनओसी लेने पे मजबूर करती है। जब एनओसी के लिए अप्लाई करते हैं तो एनओसी देते नहीं हैं, और अगर देते हैं तो किसी ऐसी जगह का तयन कर देते हैं जो शहर से कई किलोमीटर दूर हो, जहां रास्ता भी ठीक ना हो, और फिर उसके बाद 40-50 किस्म की शराइत उसमें रख देते हैं। यानी एक हाथ से इजाज़त देते हैं और दूसरे हाथ से उस इजाज़त पर अमल दरामद को नामुमकिन बनाने की हर मुमकिन कोशिश करते हैं। लाहौर में भी हुआ, आपने देखा, इस्लामाबाद में भी हुआ। अच्छा, एहतजाज कहाँ होगा? नहीं, कहाँ तो अब नहीं होगा ना। आप तो अगर जलसे की इजाजत दें तो फिर तो हम कानूनी तौर पे लियाकत बाग में करते हैं या बाटा नहीं, अब एहतजाज जो होगा तो वो किस तरह से होगा, उसके लिए क्या करेंगे? सोशल मीडिया पे होगा उसके लिए? नहीं, आप मेरे ऊपर तंजिया जुमले ना। नहीं, सवाल क्या है? सवाल क्या है कि एहतजाज कैसे होगा? यार मेरी बात भी सुनो ना। आप जुमला बोलते हो फिर आप बोलने लग जाते हो बीच में। अब मोहतरमा ने कहा कि सोशल मीडिया पे होगा, तो इसमें ये तंज के अलावा और कोई बात नहीं थी। तंज के लिए ना बुलाया करें, मैं एक जिम्मेदार पार्टी का अहदेदार हूँ, मैं आपको आपके सवाल के जवाब देने यहाँ आया हूँ। हमने एहतजाज करना है कि जलसे की इजाजत नहीं मिली। अब एहतजाज कहाँ करना है? जहाँ भी मौका मिलेगा वहाँ लोग जमा होंगे, वहाँ वो नारेबाजी करेंगे, तकारीर करेंगे, हुकूमत के खिलाफ बात करेंगे, इमरान खान की रिहाई का मुतालबा करेंगे। अब उसमें कोई भी जगह हो, ठीक है, यानी एहतजाज मुल्क गिर होगा, आप ये कह रहे हैं। अब थोड़ी सी बात, जो मुलाकात फजल रहमान साहब से हुई, इस वक्त पीटीआई और जेयूआई चूँकि आईनी मुसवदे पर काम भी कर रहे हैं, थोड़ा सा जानना चाहते हैं कि मुलाकात में क्या बात हुई, जो मुसवदे की बात करें उसमें क्या चीज़ें सामने आएंगी। चूँकि एक तरफ हमने देखा कि फजल रहमान साहब कहते हैं कि हम मुस्तरद करते हैं इस आईनी तरमीम को, पीटीआई की तरफ से भी ऐसा ही मौक़िफ़ था, लेकिन अगर आपकी तरफ से ये कहा जाए कि हम आईनी मुसवदा तैयार कर रहे हैं, इसका मतलब है फिर मुस्तरद नहीं किया गया, एतराज़ हो सकता है किसी एक दो चीज़ों पर। देखें, ये तो अभी एक स्टेप है, एक ऐलान किया गया है कि दोनों पार्टियां मिलकर आईनी मुसवदे पे काम करेंगी, लेकिन आईनी मुसवदे पे काम करना जेयूआई और पीटीआई का एक ख्वाहिश तो हो सकती है और कर भी लेंगे, होना भी चाहिए, अपोजिशन पार्टीज की तरफ से तजावीज़ आनी चाहिए, लेकिन मुझे इस बात पे बिल्कुल जो है यकीन नहीं है कि हुकूमत इस आईनी मुसवदे को जो तजवीज़ किया जा रहा है उस पर अमल दरामद करेगी। हुकूमत का तो अपना एक मखसूस एजेंडा है, वो तो चाहते हैं कि आईन में इस तरह की तरमीम की जाए ताकि उनको अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस तैनात करने में आसानी हो। तो यकीनन वो अपनी ही जो तजावीज़ हैं उन्हीं कोई आईनी तरामीम का हिस्सा बनाएंगे। वो
अपोजिशन की शायद बात को इतनी आप लोगों की तजवीज़ क्या है? चूँकि आपने कहा ना कि हुकूमत ये चाह रही है कि एक ख़ास शख्स उसकी मुद्दत मुलाजमत, हालांकि पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ सामने आ चुका है इससे मुताल्लिक़, ज़रा उनके बगैर ये तरमीम इस तरह हो नहीं सकती। आपकी तरफ से तजवीज़ क्या है जो मसवदा अगर तैयार होगा तो मेनली क्या आप लोग इसके हामी हैं कि आईनी अदालतें बननी चाहिए, इसके अलावा कोई बात जो आप लोगों की तरफ से आएगी? हम तो बहुत ही सिंपल सा मुतालबा करते हैं कि हम समझते हैं कि इस मौके पर आईनी तरमीम की कोई ज़रूरत नहीं है और ना ही इस अंदाज में आईनी तरमीम होनी चाहिए। तो फिर इसका मतलब है आप लोग किसी मुसवदे पर काम नहीं करेंगे? फिर जो मौजूदा चीफ जस्टिस हैं उनको रिटायर होना चाहिए, अपने वक्त पर बैग बंद करके सुप्रीम कोर्ट को छोड़ देना चाहिए और जस्टिस मंसूर अली शाह को पॉइंट आ गया। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर सैफ साहब साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। नाज़रीन ब्रेक की तरफ जाएंगे, वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक जी। आज हम एक बहुत ही अहम इशू पर बात करने जा रहे हैं और वो है दिल की बीमारियां। इस मसले के बारे में आगाही फैलाने के लिए ज़ाहिर अवेयरनेस के लिहाज से अगर देखा जाए तो हर साल 29 सितंबर को वर्ल्ड हार्ट डे भी मनाया जाता है। और पाकिस्तान की अगर बात की जाए शोएब, तो दिल की बीमारियां किस कदर बढ़ गई हैं, एक बहुत अहम मसला जो है वो बन के सामने आ रहा है। और ऑब्वियसली इससे हेल्थ सिस्टम पे भी किस तरह से एक बर्डन पड़ता है वो भी हमारे सामने है। पाकिस्तान जो हार्ट एसोसिएशन है उसके मुताबिक दिल की बीमारियां पाकिस्तान में मौत की सबसे बड़ी वजूहात में से एक वजह है। और अफसोसनाक बात यह है, पहले शोएब हम ये कहते थे ना कि आप 40 के हो जाएं, आप 50 के हो जाएं, 55 के हो जाएं, तो तब आपको अपना हार्ट चेकअप आप करवा लें। और तब हम देख रहे होते थे कि हार्ट अटैक से डेथ्स हो रही होती थी। हार्ट इश्यूज कोई भी। अब शोएब इतने अफसोसनाक सिचुएशन होती है कि सोशल मीडिया पे आप आए दिन जो खबर सुने किसी यंगस्टर के बारे में भी, नौजवान जितने, वजह पूछे मौत की वजह क्यों, अचानक मौत की वजह क्या हुई, और वो आती है जी हार्ट अटैक हुआ। आज हम इसी मौजूद पर बात करेंगे, चूँकि संडे को है 29 और हार्ट डे, लेकिन आज चूँकि इस हफ्ते का लास्ट शो भी है तो हमने सोचा कि इस मौजूद पर हम गुफ्तगू करें। बिल्कुल। डॉक्टर अताउल्लाह खान नियाज़ी साहब ने हमें ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। और जब हम बात करें हार्ट डिजीज़ की, हार्ट इशूज़ की, और जब हम इस साल के थीम की बात करें जिसका मकसद भी ये है कि हम मोटिवेट कर सकें इंडिविजुअल्स को कि अपने दिल की हेल्थ पे फोकस करें, ये सबका ख्याल रख सकें, तो थोड़ा सा डॉक्टर साहब बताइएगा, जब हम ये हार्ट एसोसिएशन के स्टैट्स भी सामने रख रहे हैं, हम पाकिस्तान के डायनामिक्स एंड पर्सपेक्टिव में बात भी कर रहे हैं, व्हाट डू यू थिंक, क्या वजह है, हम कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हैं जिनको हमें फौरी तौर पर ठीक करने की जरूरत है? जी शुक्रिया हम न्यूज़। हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो इम्पोर्टेंस है हार्ट डिज़ीज़ की और इसकी जो वजूहात हैं उसका जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसा कि आपने कहा कि दुनिया में जो लीडिंग कॉज ऑफ डेथ है वो हार्ट डिज़ीज़ की वजह से है। इस सालाना 3 करोड़ लोग ऐसे हैं जो हार्ट डिज़ीज़ की वजह से वफ़ात पाते हैं, ये 32% बना। अनफॉर्चुनेटली ये नंबर पाकिस्तान में 2-2.5 लाख से 3 लाख सालाना लोग हैं जो पाकिस्तान में दिल की बीमारी से वफ़ात पाते हैं। एक नेशनल हार्ट सर्वे था, उसमें बताया गया था कि हर घंटे में 45 लोग पाकिस्तान में ऐसे हैं जो दिल की बीमारी से वफ़ात पाते हैं। तो आप ये देखें कि एक बहुत ही होलनाक, ये बहुत ही हॉरिफिक ये नंबर्स हैं। लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है इस डिस्कशन की और वर्ल्ड हार्ट डे की डिस्कशन की, कि इनमें से 80% अमवात ऐसे हैं जिनको आप प्रिवेंट कर सकते हैं प्रॉपर मैनेजमेंट से, अर्ली उसको डायग्नोस करके और सारी चीज़ को मैनेज करके। तो ये बात हमारे लिए सबसे पहले जब हम हार्ट डिजीज़ की बात करते हैं तो हमारे लिए इसकी वजूहात जानना बहुत ज़रूरी है कि ये क्यों हो रही है, क्या इसकी वजूहात हैं। तो टेक्निकली 2 किस्म के फैक्टर्स होते हैं। जो कुछ फैक्टर्स होते हैं जिनको हम नॉन मॉडिफाइड फैक्टर कहते हैं, ऐसी वजूहात जो आप बदल नहीं सकते। कि अगर आपकी जेनेटिक में आपके वालिदैन को 60 साल की उम्र से पहले दिल की तकलीफ़ थी तो आप रिस्क फैक्टर पे हैं दिल की तकलीफ़ के। और यही बात है कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री पॉजिटिव है तो आप रिस्क फैक्टर पे हैं। दूसरा ये कि एज है, कि कहते हैं कि एज के साथ और जो मर्द हजरात हैं उनमें दिल की तकलीफ ज़्यादा होती है। अच्छा डॉक्टर साहब, दूसरे फैक्टर्स होते हैं उनको नॉन मॉडिफाइड।
अच्छा डॉक्टर साहब, कितना फ्रीक्वेंटली जो है और किस एज में आपको अपना हार्ट का चेकअप करवा लेना चाहिए? कौन कौन से टेस्ट से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि बाजू का कहा जा रहा होता है कि हम ईसीजी तो करवाते रहे और ईसीजी में बहुत सारी चीज़ें नॉर्मल आ रही होती थी, लेकिन बहुत टाइम के बाद जाकर जब मजीद टेस्ट होते हैं तो पता चलता है कि नहीं, वो ईसीजी की बुनियाद पर नहीं होना था और ये जो बीमारी है, ये जो किसी भी किस्म की अगर कोई कॉम्प्लिकेशन है तो वो काफ़ी पुरानी चलती आ रही है। तो थोड़ा सा इस हवाले से भी गाइड कीजिएगा ताकि लोग अवेयर हों। जी, यही सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि जैसे मैंने कहा कि जो पहले जो एलिमेंट था कि अगर आपकी फैमिली हिस्ट्री है, आप मेल हैं, आपकी एज अबव 50 है, आप जो इसमें आपको जानने की ज़रूरत है कि कैसा पेशेंट हमारे पास आएगा। एक पेशेंट आएगा जो हाइपरटेंसिव है हमारे पास आएगा और वो उसको हार्ट की डिज़ीज़ के बारे में वो मेडिकेशन ले रहा है, तो हमें उससे पूरी डिटेल हिस्ट्री लेनी है। एक पेशेंट ऐसा है जिसकी कोई फैमिली हिस्ट्री नहीं है, उसको कोई डायबिटीज़ नहीं है, उसको कोई और मसाइल नहीं है, फैमिली हिस्ट्री नहीं है। ये हमारे लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि जो हार्ट डिज़ीज़ के जो सिम्टम हैं वो बड़े डाइवर्सिफाई होते हैं, बोझ की तरह होता है, ये जलन नहीं होता। जो लीड ऑफ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं वो एक सीरियल इन्वेस्टिगेशन होती हैं, जिसको हम शुरू में नॉन इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन कहते हैं, कि आप ब्लड प्रेशर से शुरू करते हैं, आप सिंपल ईसीजी पे जाते हैं, एक ईटीटी होता है जिसको एक्सरसाइज टॉलरेंस टेस्ट कहा जाता है, उसके बाद एकोकार्डियोग्राम होता है जो दिल का एको होता है। फिर इन इन्वेस्टिगेशन में आपको अगर कोई शक शबूब पैदा होता है तो आप फिर फर्दर इन्वेसिव इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाते हैं, जिनको कोरोनरी एंजियोग्राम कहते हैं। तो अगर मुझे आप थोड़ा सा बैकग्राउंड में आपको जो इम्पोर्टेंट बात बताना चलूँ कि हमारे लिए, हमारी पॉपुलेशन के लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि जो मॉडिफाइड फैक्टर्स हैं, जो अगर ब्लड प्रेशर है, पाकिस्तान में 17 से 20% पॉपुलेशन को ब्लड प्रेशर है और हर जो 45 साल से ऊपर का जो मर्द है या औरत है उसमें हर तीसरे बंदे को ब्लड प्रेशर है। हमें ब्लड प्रेशर की दवाई खानी है। हमें ये नहीं समझना कि हमारा ब्लड प्रेशर 120, जो ब्लड प्रेशर की डेफिनेशन है 120/80 है। अगर उससे ज़्यादा आपको ब्लड प्रेशर रहता है तो आपको ब्लड प्रेशर है। एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि जी ब्लड प्रेशर थोड़ा एज के साथ बढ़ता जाता है, बिल्कुल ये बात सही नहीं है। आपको ब्लड प्रेशर की दवाई खानी है, आपको एक्सरसाइज से उसको मैनेज करना है, आपको डाइट से मैनेज करना है। जो दूसरी सबसे बड़ा जो रिस्क फैक्टर है जो हमारी पॉपुलेशन में, वो है डायबिटीज़। अब एक नंबर सुनिएगा कि दुनिया में 10% पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है और पाकिस्तान में ये नंबर 15% है। कैन यू इमेजिन कि हम एक अगले 10 से 15 साल में बहुत बड़ी एपिडेमिक में जा रहे हैं और यही हाँ, ऑब्वियसली ये नंबर भी है और हम आए दिन अपने प्रोग्राम में इसका जिक्र भी करते हैं और लोगों को भी मशवरा देते हैं किस तरह से उन्होंने डायबिटीज़ से के हवाले से अपने एहतियात करनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, कुछ लोग हैं, हम यंगस्टर्स में भी आप देख रहे होते हैं कि जो हार्ट रेट है उनका वो काफ़ी मतलब कॉन्स्टेंट हम देख रहे होते हैं कि वो हाई रहना शुरू हो जाता है, जिसको अमूमन हम देख रहे होते हैं तो इग्नोर किया जा रहा होता है। आप थोड़ा सा ये भी इलेबोरेट कीजिएगा कि किस एज से किस तक नॉर्मल आपकी जो हार्ट बीट है वो है, और अगर कॉन्स्टेंट अगर हाई हार्ट रेट आपका आ रहा है तो आपको किस वक्त डॉक्टर के पास रुजू करना चाहिए? जी, जो अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में जो सबसे बड़ा डिलेमा हुआ है यंग जो पॉपुलेशन में हार्ट डिजीज़ से रेफरेंस में, वो है उनकी शीशा स्मोकिंग। एक अजीब सा कॉन्सेप्ट है, रॉन्ग कॉन्सेप्ट लोगों के दिमाग में आया हुआ है कि अगर हम ये शीशा स्मोकिंग हार्ट के लिए नुकसानदेह नहीं है, दिल के लिए नुकसानदेह नहीं है, क्योंकि अगर उसको दिल की बीमारी होगी तो उसका हार्ट रेट भी फास्ट होगा या स्लो होगा। मैं आपके उससे बताता चलूँ कि जो ये शीशा स्मोकिंग है ये हार्ट के लिए, इसमें निकोटीन 20% ज़्यादा होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड ज़्यादा होती है, टार ज़्यादा होती है, लेड ज़्यादा होती है 20% एक आम सिगरेट से। सो हमारे पास कितने भी पेशेंट आए हैं जो 30-35 की एज में यंग पॉपुलेशन तकलीफ के साथ आए हैं, उनमें एक ही रिस्क फैक्टर हमने ढूंढा है और वो रिस्क फैक्टर था कि वो शीशा स्मोकिंग थे। तो यही एलिमेंट है कि अगर आप एक शीशा स्मोकर हैं और आपको दिल की धड़कन के मसाइल हो रहे हैं तो जो इनिशियल इन्वेस्टिगेशन है ईसीजी के मुताबिक आप उसके मुताबिक जाएं और उसके बाद फर्दर होल्टर स्कैन होते हैं और दूसरी इन्वेस्टिगेशन होती है। डॉक्टर साहब, लेकिन कुछ लोग तो बड़ा ख्याल रख रहे होते हैं, वो शीशा स्मोकिंग नहीं कर रहे होते, वो सिगरेट नहीं पी रहे होते, वो अपना ख्याल रख रहे होते हैं, बट स्टिल उनका जो हार्ट रेट फ्लक्चुएट हो रहा होता है एट वेरी यंग एज। ये क्या इंडिकेट करता है और क्या उनको भी चेक कराना चाहिए या कि चूंकि उनका शायद सेडेंटरी लाइफस्टाइल है इसलिए ऐसा? और नॉर्मल हार्ट रेट बेसिकली होता क्या यंगस्टर्स की बात अगर करें? 120 से 80 एक नॉर्मल हार्ट रेट है, एक आपकी
नॉर्मल लाइफ एक्टिविटी के लिए। अच्छा। ये बढ़ भी सकता है एक्सरसाइज के साथ और सारी चीज़ों के साथ। जो सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट यही है, जो अब मैं बताऊं कि जो एक चीज़ है कि हम कहें जी मैं प्रॉपर डाइट खा रहा हूँ, हमें 100% अगर आप एक ट्रीटमेंट प्लान को एक बंदे की एक आप डेली रूटीन में एक 100% प्लान को आप इनिशिएट करते हैं तो उसमें 33% उसकी अगर डाइट है तो 33% उसकी एक्सरसाइज है, 33% उसकी मेडिकेशन है। तो तीनों चीज़ों को उसको पैरेलल लेके जाना है। वो कहेंगे जी हाँ जी मैं दवाइयाँ टाइम पे खा रहा हूँ तो मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नहीं। आप 66% जो दूसरी जिसको मैं 33% एक्सरसाइज है और 33% उसको भी मद्देनजर रखें। एक सिर्फ कमेंट कीजिएगा इसमें और सर कि समटाइम्स हम ये भी देखते हैं आप खा पी भी ठीक रहे हैं, नींद भी अच्छी ले रहे हैं, स्ट्रेस भी नहीं है, एक्सरसाइज भी कर रहे हैं, बट स्टिल कोई गड़बड़ हो रही है। क्या इसमें आपका इन्वायरमेंट कंट्रीब्यूट करता है? जब हम पैसिव स्मोकिंग भी देखते हैं, आप तो नहीं कर रहे लेकिन आपके माहौल में है, इनहेल तो आप कर रहे हैं ऑब्वियसली, वो यस इनहेल तो कर रहे हैं, देन एनवायरनमेंट में पोल्यूशन भी है, स्ट्रेस भी है और एट द सेम टाइम कुछ फाइनेंशियल स्ट्रेस, कुछ समाजी मसाइल, कोई पर्सनल इशू, क्या ये सब भी मिलकर आपके हार्ट पे एक दबाव डाल रहे होते हैं और उसकी वजह से आपकी हार्ट हेल्थ कॉम्प्रोमाइज होती है? एग्जैक्टली जैसा कि मैंने कहा कि ये जो आपकी फैमिली हिस्ट्री बड़ी मैटर करती है। मर्द हजरात को दिल की तकलीफ यंगस्टर को ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू फीमेल। और अगर आप 45 साल से ऊपर पाकिस्तान में, अनफॉर्चुनेटली ये नंबर्स बहुत गिर गए हैं पाकिस्तान में कि 45 साल से 55 साल की एज में मर्द हजरात को दिल की तकलीफ़ हो रही है। और ये इसके सबसे बड़े एलिमेंट हमारी इनएक्टिविटी है, हमारा स्ट्रेसफुल लाइफ है, हमारी द वे ऑफ लाइफ कि हमने अपने आप को टाइम नहीं देना। और आजकल तो ये बात कही जाती है कि स्क्रीन टाइम भी बड़ा मैटर करता है आपकी हार्ट हेल्थ के मामले में। ओके डॉक्टर साहब, थैंक यू, आपने बड़ा अच्छा एलेबोरेट किया है सारे मामले को। तो बुनियादी बात तो यह है कि हमें अपना ख्याल रख, एट द सेम टाइम अपने आसपास के माहौल को भी बेहतर करने की कोशिश करनी है, क्योंकि समटाइम्स वो आप तो गलती नहीं कर रहे होते लेकिन आपके आसपास के माहौल में जो गलतियां हो रही होती हैं उसका भी इम्पैक्ट आप पर हो। और इंतजार मत करें, हम हर बीमारी में यही देख रहे होते हैं कि आप इंतजार कर रहे होते हैं, हमें कुछ होगा तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। आपकी एक 6 मंथ्स बाद जो हेल्थ स्क्रीनिंग जो है वो डॉक्टर्स रिकमेंड करते हैं, वो आप जरूर करवाएं। एट द सेम टाइम किसी भी चीज़ को आप लाइट मत लें और उसकी जितनी भी आपको प्रॉपर मेडिकेशन डॉक्टर की तरफ से इंस्ट्रक्शंस दी जाती है उसको फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एब्सोल्युटली। आगे बढ़ेंगे, यस, इकोनॉमी की बात करते हैं, पाकिस्तान स्टॉक मार्केट की बात करते हैं। तारीख की बुलंद तरीन सदा को छू रहा है और 100 इंडेक्स गुज़श्ता रोज 588 पॉइंट्स इजाफे से 82,800 की हद अबूर कर चुका है। अच्छा, IMF की जानिब से पाकिस्तान के लिए 7 अरब डॉलर के नए कर्ज प्रोग्राम की मंजूरी। बैंकिंग, ऑयल एंड गैस, सीमेंट और फार्मा सेक्टर्स, यहाँ पे सरमायाकारी स्टॉक एक्सचेंज में बेहतरी का बाइस बन रही है। तो हम इसी पर आज बात भी करेंगे। हमें इस वक्त ज्वाइन किया है इकोनॉमिस्ट है फरहान बुखारी साहब। फरहान साहब बहुत शुक्रिया। फरहान साहब, अक्सर हम बात कर रहे होते हैं कि जब हम स्टॉक मार्केट की बात करें तो जाहिर है वो पूरे पाकिस्तान की इकोनॉमी को डिफाइन तो उस तरीके से नहीं करता, बिकॉज ज़रा बहुत लिमिटेड प्लेयर्स होते हैं। लेकिन जो पिछले चंद दिनों से ट्रेंड हम देख रहे हैं स्टॉक मार्केट का ऊपर जाना, क्या इसमें इस वक्त IMF का जो मुआहिदा है उसका भी एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है? जी बहुत शुक्रिया। एक तो मेरा शुरू में मशवरा ये है कि किसी दिन आपको दिल की बीमारियों और मईशत का जो बाहमी ताल्लुक है उस पर भी कोई सेगमेंट करना चाहिए, क्योंकि उस पर बड़ी सैर हासिल गुफ्तगू हमने एक साथ किया है ना। हाँ, और बड़ी अच्छी आपकी ये तजवीज़ है सर, इस पे हम जरूर अमल करेंगे। बड़ा एक कॉन्ट्रीब्यूटिंग फैक्टर है। इसका ताल्लुक आजकल के हालात से है, जो बहुत कलील तादाद ऐसों की है जो कि स्टॉक मार्केट में जिनकी सरमायाकारी है उनके बारे न्यारे हो गए हैं। वो तो आजकल बड़े खुश हैं, तो जाहिर है दिली तौर पे खुश हैं, उन्हें बहुत मसरत हासिल है। लेकिन मुल्क में एक बहुत बड़ी तादाद ऐसे लोगों की है जिनका दिल अफसरदा है, क्योंकि उनकी ज़ाती मईशत जो पिछले चंद साल में ख़राब हुई है, जो उन पर बोझ बढ़ा है, उस बोझ में कमी नहीं आ रही। तो वक्ती तौर पे अच्छी खबर तो ये है कि स्टॉक मार्केट इसलिए बढ़ रही है क्योंकि IMF का कर्जा आ गया। IMF के कर्जे के आने के नतीजे में जो 1.5 साल पहले की वार्निंग थी कि पाकिस्तान का खुदा न खास्ता दिवालिया होने वाला है, उससे तो हम पीछे हटकर और एक सिमत की जानिब हम चल पड़े हैं। लेकिन ये पाकिस्तान का 24वां IMF प्रोग्राम है, यानी 24वीं दफ़ा हमने उनसे कर्ज लिया है और पहले भी हम लेते रहे हैं। और फिर उसके बाद वक्ती तौर पे बड़ी खुशी होती है, लोगों के दिल बहुत खुश होते हैं। फरहान साहब, हर मरतबा हम कहते हैं बस ये आखिरी बारी है, इसके बाद नहीं। जी बिल्कुल, और वो अब भी इन्होंने कहा। लेकिन देखिए ना, तजाद माशी पॉलिसीज में बहुत ज़्यादा है।
एक तरफ तो ये अच्छी खबर है कि हम यानी उस बुरी कैफियत से निकल आए हैं जो कि दिवालिये का जिक्र होता था। एक दूसरी तरफ आपने सुना होगा अभी गुज़िश्ता चंद ही दिनों में एक नया ऐलान हुआ कि जनाब रावलपिंडी से लाहौर तक सुपर फास्ट ट्रेन, एक नई रेलगाड़ी चलेगी, 2 घंटे से कम का सफ़र होगा। भाई बात यह है कि आपके पास ऐसी शाह खर्चियों की गुंजाइश नहीं है। पाकिस्तान में, पाकिस्तान के तूल अर्ज में आम लोगों के घरों में इस वक्त सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है। आपको उस किस्म के मामलात को एड्रेस करने की जरूरत है। लेकिन अगर ऐसे ही मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए फरहान साहब अगर हम किसी को कन्विंस कर पाए, मे बी इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स और समबडी, तो वो तो फिर एक अच्छी चीज हुई। भाई बहुत अच्छी चीज हुई अगर वो आएंगे। वही बात है ना कि दिल्ली हुनूस दूर अस्त कि अभी वो आएंगे तो फिर बात होगी। वक्ती तौर पे तो स्टॉक मार्केट में लोग आ रहे हैं। अगर इस ट्रेंड के नतीजे में ऐसी कैफियत हो कि पाकिस्तान में एक नया जाल बिछ जाए फैक्ट्रीज का, नई फैक्ट्रीज लगे, लोग बाहर से आए हैं, जिसके नतीजे में यहाँ के मकामी लोगों को अच्छी रोजगार नसीब हो, तो फिर वो एक बहुत अच्छा एक ट्रेंड होगा। लेकिन फिलहाल वैसा नज़र नहीं आता। और जिस तरह मैंने अर्ज़ की कि हमें अपने मामला सबसे पहले संभालने की ज़रूरत है और बेहतर तौर पे संभालने की ज़रूरत है। कुछ शुरुआत अभी फ़िलहाल तो अच्छी लगती हैं, मसलन नॉन फाइलर का किस्सा ख़त्म कर रहे हैं जो कि बड़ा एक तज़ाद था। अच्छा, लेकिन ये कि उससे कितनी जल्दी आपके टैक्स के निज़ाम में बेहतरी आएगी और टैक्स बेस कितनी बढ़ेगी, मईशत बेहतर होगी, वो वक्त लगेगा। तालीम, सेहत और सबसे ज्यादा गरीब लोगों को रोजगार, फिर मुल्क में ज़रई मईशत जो कि बिल्कुल ये वक्त तो खत्म ही नहीं होता। जब से पैदा हुए हम लोग और हमारे आबा अजदाद की बात कर दी जाए तो यही बात होती है कि वक्त लगेगा और चीजें बेहतर होंगी। तो वो बेहतरी हमें नजर नहीं आ रही होती, वक्त गुजरता जाता है। बेटा आप अपनी बात कर रही हैं, आप तो उम्र में मेरे से बहुत कम है। वो मैं अपने बारे में भी कह सकता हूँ कि जब से मैं पैदा हुआ मैंने यही सुना है। तो नए नए रास्ते पाकिस्तान को नसीब हुए हैं और पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। ये नहीं कि पाकिस्तान में कोई ज़राए नहीं है। अगर हम यकसुई से और ईमानदारी से, हमारे जो अरबाब इक़्तिदार हैं वो एक रास्ते पे कौम को लेके चलें तो ये कोई वजह नहीं कि पाकिस्तान में बेहतरी ना आए। और दुनिया में कई ममालिक इसका इतलाक होता है फरहान साहब। हम सिर्फ ये तो नहीं कह सकते कि हुकूमत, अब बुनियादी तौर पे तो देखें, हम सब अपने अपने डोमेन में देखें तो बहुत सी गलतियां हम कर रहे होते हैं। अगर हम सब अपना अपना काम ठीक से करें, एज एन इंडिविजुअल भी, एज अ इदारा भी, हर शख्स अपना अपना काम करे और दुरुस्त अंदाज से करे तो फिर मसाइल खत्म हो सकते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि हम सिर्फ उंगली उठाते हैं। अच्छा, वो इदारा, वो शख्स और दूसरे का काम करना चाहते हैं। हाँ। भाई बात यह है कि मुमलिकत को चलाने की, चाहे वो सियासत हो चाहे मईशत हो, और मईशत सबसे अहम मामला इस वक्त, वो जिम्मेदारी तो अरबाब इक़्तिदार पे है ना, हुकूमत पे है। आम लोगों की इस्लाह होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए, सबको अपनी इस्लाह करनी चाहिए। लेकिन जो बड़ी मुमलिकत को चलाने की जिम्मेदारी है, आखिर आप और मैं जाके लोगों से टैक्स तो नहीं ले सकते, ये तो मुमलिकत की जिम्मेदारी उन्हें करना चाहिए। कानून का इतलाक मुमलिकत की जिम्मेदारी उन्हें करना चाहिए। माशी पॉलिसीज को बेहतर रुख पे लेके जाना, बजाय ये अभी कुछ अर्सा पहले अनाउंस हुआ कि जी 4-5 नई एक्सप्रेस वेज पंजाब में बन रही हैं और ये नई ट्रेन का जो मैंने आपसे जिक्र किया, ये फिलहाल ऐसी शाखर्चियाँ ख़त्म करें, इन्हें बिल्कुल होल्ड पे रखें और जो असल मसाइल हैं उनकी तरफ जाएं। और फिर पार्लियामेंटेरियंस का आखिर क्या जवाब बनता है कि पार्लियामेंटेरियंस को बड़े बड़े तरक्याती कामों के लिए बजट दिए जाएं। पार्लियामेंटेरियंस का तो बुनियादी काम कानून साजी है। अगर वो पार्लियामेंट में जाते हैं, आपको और मुझे मेरी नुमाइंदगी वो करते हैं, तो फिर कानून साजी करें। असल में तो मामला वो है, बाकी ये तो नहीं कि वो अपने अपने इलाके में अरबों रुपए खर्च करें और फिर उसके ऊपर लोग उंगलियां उठाएं। ये वहाँ पर भी फरहान साहब, इस पे भी मैं चाहूँगी ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा कि हमारी आवाम की नुमाइंदगी पार्लियामेंटेरियंस जितने भी हैं वो कितनी करते हैं। हम पार्लियामान में देख तो रहे होते हैं कि क्या क्या हो रहा होता है, एक दूसरे पर तंजबाजी हो रही होती है, जी ये इसने ये कह दिया और उसने ये कह दिया। हम तो सियासी वहाँ पर भी एक माहौल देख रहे होते हैं, वहाँ पर आवाम की बात करता तो कोई नज़र ही नहीं आ रहा होता। नुमाइंदों का और अवामुन नास का जो गैप है उसके बारे में मैं अक्सर और बेशतर ये कहता हूँ कि अगर आप इस्लामाबाद की हाउस ऑफ पार्लियामेंट में जाएं सेशन के दौरान, तो वहाँ बाहर खड़ी हुई गाड़ियाँ 50, 60, 70 लाख रुपए से उनकी कीमत शुरू होती है और फिर करोड़ों में जाती है।
सवाल तो मेरे जहन में जब भी ये मैं देखता हूँ तो ये होता है कि क्या ये वो तबका है जो कि आम लोगों का दर्द समझकर उनकी नुमाइंदगी कर सकता है, क्या इनसे हम ये तवक्को रख सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है और इसका आज तक बदकिस्मती से मुझे मुस्बत जवाब नहीं मिला। तो निज़ाम तो जैसा है सो है, आपके सामने है, लेकिन इस्लाहात की भी ज़रूरत है, क्योंकि आखिरकार पाकिस्तान की बका, सलामती और बेहतर मुस्तकबिल के लिए हम सब हमें दुआगो भी होना चाहिए और इसके अलावा हमें कोशिश भी करनी चाहिए और उम्मीद भी रखनी चाहिए खैर की। बहुत मुनासिब बात, कोशिश भी करनी है और उम्मीद भी रखनी है। फरहान बुखारी साहब शुक्रिया, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। हमें ब्रेक में जाना है नाजरीन, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक। जिस आगे मैं आपको कहेंगे खुशामदीद। आज दुनिया भर में सियाहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। आप तो बड़े खुश होंगे। हाँ बिल्कुल, मैं खुश घूमने फिर रहे हैं, अवार्ड और पता नहीं क्या क्या। आई थिंक नॉट जस्ट अ डे, अभी केप में तो पूरा हफ्ता मनाया जा रहा है, अदरवाइज भी आई थिंक इसको सेलिब्रेट करना चाहिए। अच्छा देखिए, सेलिब्रेशन का मकसद ये होता है कि आप जो भी सियाहत की अहमियत है अपने मुल्क के लिए उसको आप उजागर ज़रूर करें। पाकिस्तान की अगर बात की जाए शुएब, पहले हम कुछ इलाके सिर्फ गिनवा पाते थे ना कि आप इन स्पेसिफिक 2-3 इलाके आप अगर वहाँ पर जाएं तो वहाँ पर आपको टूरिज्म मिल सकता है। बट अब अगर बात की जाए तो हम ये देख रहे होते हैं कि नई नई जगह एक्सप्लोर हो रही हैं और इसमें हमारे जो ट्रैवल ब्लॉगर्स हैं, हमारे जो इदारे हैं, वो बड़ा बेहतरीन काम कर रहे हैं। एब्सोल्युटली। तो आज यही हमारा मौजू भी है, हम बात करेंगे कि पाकिस्तान में टूरिज्म की इंडस्ट्री में अपॉर्चुनिटीज कहाँ पर हैं, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। इसके साथ चैलेंजेस क्या क्या हैं जो कि हमें दरपेश हैं, हम कैसे उन चैलेंजेस को ओवरकम कर सकते हैं। हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है PTDC, पाकिस्तान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन गवर्निंग बॉडी के रुकन है कमर अब्बास साहब। सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम, थैंक यू। ग्रेट। तो आज हम कहाँ देखते हैं, अगर मैं कंपेयर करूँ आज से 10 साल पहले का टूरिज्म पाकिस्तान का और आज का टूरिज्म, कितना फ़र्क है? सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप दोनों अच्छे लग रहे हो, पीछे बैकग्राउंड भी आपका ग्रीन है, तो ये ग्रीन टॉपिक है हमारा आज का जो है, सेट है हमारा ग्रीन और ग्रीन टूरिज्म सबसे बड़ी तो बात ही है। ठीक, तो बहुत मुबारक हो आप लोगों को इस चीज़ का। थैंक यू सर। देखें, बात ये है कि हम लोग टूरिज़म को जो है ना वो एज अ घूमने फिरने का एक सेक्टर समझते हैं कि घूम लिए फिर लिए, सयाहत कर लिए, जबकि इनफैक्ट ये एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है, इससे आप पैसा जनरेट कर सकते हैं। आप देखें कि हमारे पास इस मुल्क में इतना रिच एनवायरनमेंट है हमारे पास। यहाँ पे देखें, दुनिया के जो 10 बड़े पहाड़ हैं उसमें से 7 यहाँ मौजूद हैं। आप देखिए कि हमारे पास यहाँ पे 750 किलोमीटर की जो गवादर में बीचेस हैं, पूरी एक बेल्ट है, कोस्टल बेल्ट मौजूद है यहाँ पे। उसके बाद आप देख लें, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ है हमारे पास यहाँ पे कि पूरा अशोका बुद्धिज़्म का एरिया है, कटास राज है हिंदूज़ का, फिर आपका पूरा सिख यात्रियों का एक एरिया है पूरा, जो बिल्कुल करतारपुर भी डेवलप हो चुका है। तो इसको हमें बेसिकली इस सेक्टर को हमें एक इकोनॉमिक एक्टिविटी के तौर पे लेना चाहिए, जो कि बदकिस्मती से पिछले कुछ 70-76 साल में अभी तक हमने लिया नहीं है। और अगर हम लें तो हमारी सबसे बड़ी जो इस मुल्क की जो स्ट्रेंथ है, जो वो है हमारी रिलीजियस टूरिज़म। उस पे अभी तक हम लोगों ने कोई खातिर ख्वाह काम नहीं किया। हमने लेकिन आगाज़ तो किया है, आगाज़ अब किया है उस पर कुछ हद तक। आप अगर कहें कि 100% में से तो हम पहले तो वाकई बहुत नेग्लेक्टेड था, बट नाउ वी हैव स्टार्टेड डूइंग समथिंग। उसमें ये है कि आप डेवलपमेंट हो रही है, लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जो कोई इंफ्रास्ट्रक्चर जिनका डेवलप होने वाला है। उसमें आप देखें कि बिकॉज ऑफ दिस और सेफ्टी और सिक्योरिटी के ऐसे चैलेंजेस हैं जिसको हमें ओवरकम करना है। फिर आपके इस सैलाब आते रहते हैं इस मुल्क में, जो है नेचुरल हमारे जो कैलामिटीज़ है, तो उसमें हमें जो हमारे पास स्ट्रेंथ है हमारी, वो है रिलीजियस टूरिज़म की। अच्छा। अगर हम इसको टैप करें, जो कि अभी तक मुकम्मल तौर पर टैप नहीं हो सका है, तो इसमें मेरा ख्याल है कि हम 5 से 6 बिलियन डॉलर जो है ना वो आराम से इसमें अर्न कर सकते हैं। आप टूरिज्म के डिफरेंट सेक्टर्स में रिलीजियस टूरिज्म को सबसे टॉप पे रख रहे हैं? जी हाँ, सबसे टॉप पे, क्योंकि हमारे पास यहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ बड़ी हैं। आपको जैसे मैंने अभी गिनवाया कि अशोका पूरा बुद्धिज़्म का एरिया है, कटास राज हिंदुओं का है, अपना सिखों का देख लें आप। यहाँ मतलब क्या चीज़ नहीं जो यहाँ पे लोग गिलगित चले जाए, वहाँ बहुत सी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पर हमें इस तरह से हिस्ट्री नजर आती है। आप बिल्कुल, आपने सही कहा। आप इंडस वैली आप चले जाए, देखिए 1500 साइट्स तो सिर्फ इंडस वैली में है। फिर आपके 750 किलोमीटर की ये जो कोस्टल बेल्ट है, इसको हमने अभी तक टैप नहीं किया। ये टैप करने वाला एरिया है जहाँ से आप 5 से 6 बिलियन डॉलर कमा। देखें, ये एक ऐसी इंडस्ट्री है कि जिसमें बगैर कुछ एक्सपोर्ट किए हुए आप फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं, फॉरेन एक्सचेंज कमा सकते हैं। जबकि आप दूसरे सेक्टर में जहाँ भी आप जाएंगे तो वहाँ आप
कोई ना कोई चीज़ एक्सपोर्ट करेंगे तो आप अर्न करें। लेकिन सर इन्वेस्ट करना तो बड़ा इंपॉर्टेंट ही है इन इलाकों की अगर बात की जाए। आप अच्छा, अब लोग थोड़ा आवाम के पर्सपेक्टिव से चीज़ों को देखें तो लोग फैसिलिटीज़ ढूंढ रहे होते हैं। लोग कहते हैं अगर हम कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं हमें वहाँ पर फैसिलिटीज़ चाहिए, अगर नहीं मिल रही तो लोग रिलक्टेंट होते हैं स्पेशली फैमिली के साथ ट्रैवल करने के लिए। दूसरा, जहाँ पर फैसिलिटीज़ होती हैं, हम होटल्स की बात कर लें, हम बाकी हम रेस्टोरेंट्स की बात करें, तो बड़ा महंगा पड़ता है हमें टूरिज्म पाकिस्तान के अंदर भी। अब सही कह रही हैं। अब देखिए इसी वजह से इसमें जो एक PTDC ने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो ये थी कि हमारे जो 400 रिजॉर्ट्स थी यहाँ पे पूरे पाकिस्तान में, पंजाब में और जो हमारे नॉर्दर्न एरियाज में, उन सब को हमने प्राइवेटाइज़ कर दिया। और प्राइवेटाइज़ करने के बाद वो चले गए तकरीबन कोई 80% जो प्राइवेट सेक्टर में। अब प्राइवेट सेक्टर उनको डेवलप कर रहा है और अपने सर्विस स्टैंडर्ड्स जो हैं वो SOPs जो हैं वो इंटरनेशनली उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर रहा है, ताकि जो कस्टमर्स हैं आने वाले, ख़ास तौर पे इंटरनेशनल कस्टमर है, उनको पता चले कि हाँ हमारे यहाँ सर्विसेज जो हैं वो एट पार है, इंटरनेशनल के साथ मैच कर रहे हैं। तो वो ये एक बहुत बड़ी बात हुई जो आपने जैसे फरमाया कि महंगे हैं। तो अब ये अगर आप रिजॉर्ट्स में आप जाएंगे, जो हम लोगों ने बिडिंग के जरिए उसको वो प्राइवेटाइज किया, तो वो आपको सस्ते मिलेंगे, इकोनॉमिकल होंगे, बहुत प्राइवेट की निस्बत थोड़े मुनासिब। एक रवैया भी तो है हमारा। अगर मैं एग्जांपल कोट करूं, कश्मीर के बहुत से स्पॉट्स थे, सिर्फ गंगा चोटी की बात मैं करूं, जब वहाँ पे रास्ता इतना आसान नहीं था तो जगह बहुत खूबसूरत थी। जैसे वहाँ रोड पहुँची, हम पहुँचे, हमने उसका बेड़ा गर्क किया। हम अगर नारायण चले जाएं, झील सैफ मलूक बहुत खूबसूरत थी, लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू राजा बाजार, लेकिन लगता है कि वहाँ राजा बाजार बना हुआ लिटरली जब आप झीलते जाते, नो प्लानिंग एट ऑल। और वहाँ पर इंतजामिया भी आपको नजर नहीं आती कि वो मना करे लोगों को और सख्त से सख्त कार्रवाई करे अगर कोई कचरा भी फेंक रहा है उधर। आप साउथ चले जाएं, आप बलूचिस्तान चले जाएं, कुंड मलीर बीच बहुत खूबसूरत बीच थी। जैसे ही हम वहाँ पहुंचे, हमने क्या किया उस बीच के साथ, बिल्कुल सही, हमें रवैयों पे भी तो काम करना है। रवैयों पे बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। और इसके लिए जो देखें अब इंफ्रास्ट्रक्चर तो डेवलप हो रहा है। मालम जब्बा पहले आप देखा था, आपने टूटी हुई सड़कें होती थी, अब माशाल्लाह से सड़क बन गई, उस पर लोग जाते हैं। उसके लिए जो सबसे बड़ी एक स्ट्रैटेजी बन रही थी PTDC की, वो ये थी कि हमारे पास 50,000 यहाँ पे ना वो है हमारे जो स्काउट्स हैं, तो उन स्काउट्स को हमने सोचा कि इनको यूटिलाइज़ किया जाए, इनकी सर्विसेज, और इनको यूटिलाइज़ करके इनको वो लोगों को एक एजुकेट किया जाए वहाँ पे, और यही लोग वहाँ पे IT पे भी काम करें और प्लेटफॉर्म बनाएं, बुकिंग के प्लेटफॉर्म बनाएं एज अ टूर ऑपरेटर, टूर गाइड। बिल्कुल, बहुत सारे हमारे टूर ऑपरेटर्स हैं जो वहाँ पे इतने गैर फाल हैं, वहाँ फाल नहीं हैं। तो आप देखें कि आप बाहर की जो प्लेटफॉर्म्स हैं बुकिंग के, वो यहाँ काम कर रहे हैं। booking.com को देख लें, भाई हमारे क्यों नहीं करते। हम लोग इन बच्चों को ट्रेन कर रहे हैं, नॉर्दर्न एरिया में ट्रेन कर रहे हैं, ताकि ये उस जगह को आके संभालें और वो आके इसको अपना उस पर कंट्रीब्यूट करें। जबकि होटल्स भी अब बनने शुरू हो गए, 5 स्टार होटल आप देखें नॉर्दर्न एरियाज़ में बहुत ज़्यादा आ रहे हैं, जो चेन आ रही है, इंटरेस्टेड हैं पाकिस्तान में आने के लिए, क्योंकि एक यहाँ पे पोटेंशियल है। यहाँ पे देखें आप, इंटरनेशनल आपको जितने भी आपके फोरम्स हैं, फोर्ब्स ने आपको पाकिस्तान को बेस्ट डेस्टिनेशन करार दे दिया है। तो इससे बड़ा और क्या हो सकता है कि आपको एक इंटरनेशनल फोरम आपको कह रहा है, और फिर आपके वीलॉग्स करने वालों ने आपको इस पाकिस्तान को उजागर किया, उन्होंने इतनी अच्छी यहाँ की पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जो उसको उजागर किया। और सर हमें खुद पता है इस चीज़ का, मतलब हम तो इस मुल्क के अंदर रहते हैं, हमसे ज़्यादा कदर किसको होनी चाहिए इस मुल्क की। हमें खुद पता है कि पाकिस्तानी खूबसूरत जगहें हैं जहाँ पर हम टूरिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है इस वक्त हम इकदामात लें, जो इकदामात हम ले सकते हैं। कौन कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जिन पर अभी काम किया जा रहा है और आपको लगता है कि इससे आइंदा आने वाले कुछ महीनों में या कुछ सालों में हम टूरिज्म को फ़रोग देता हुआ? देखिए, टूरिज्म इस वक्त जो है माशाल्लाह से बड़ी ग्रो कर रही है। अच्छा, फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है ये। वो कैसे है कि पिछले साल हमारी जो ग्रोथ थी टूरिज्म की, वो थी तकरीबन 5.8%, और अब 2024 में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं 6.1 की GDP का जो ग्रोथ है। तो उसमें जो सबसे बड़ा फुकदान था वो था एजुकेशन का। तो अब एजुकेशन के लिए यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो इसको इंट्रोड्यूस करा रही हैं, हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म मैनेजमेंट। अब देखें यहाँ पे इस वक्त पाकिस्तान में कम से कम इस वक्त कुछ नहीं तो 5 से 6 यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम शुरू कर दिया, क्योंकि हमारे पास इस इंडस्ट्री में, हॉस्पिटैलिटी में, हमने देखते थे कि बहुत ज़्यादा एजुकेटेड लोग नहीं हैं जो कि आके सही मायनों में उसको अपने आप को पोर्ट्रे करें हॉस्पिटैलिटी से, लोगों को अच्छे से डील करें। जबकि देखा, हाँ देख, जबकि हॉस्पिटल है। ऑनेस्टली एक बात बताऊं, मरी चले जाएं, आप डरते हैं उस रोड से गुजरते हुए। आपने स्टे ना भी करना हो, आपने एक स्पेसिफिक स्पॉट पे अगर पहुंचना है, आप अपनी फैमिली के साथ है, ट्रस्ट मी, कोई इंतजामिया वहां पर नहीं है कि
शीशे तोड़ने पे आ जाते हैं गाड़ी के कि जी आप यहाँ पर आके, अब देखें एक आप टूरिज्म को प्रमोट करें, अपना रोजगार कमा रहे हैं, एक अच्छी बात, लेकिन किसी भी टूरिस्ट को अनकंफर्टेबल करना कि वो जाने से पहले 10 मरतबा सोचे, तो ये तो इंतजामिया को फौरन इस पे मुतहरिक होना चाहिए। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा एक एरिया है। एक तो टेररिज्म यहाँ पे हमारे लिए बहुत बड़ा एक चैलेंज है, जो चैलेंजेस की बात हो रही थी, अपॉर्चुनिटीज़ की, और जो ये हमारे रवैये हैं इनके बारे में बात हो रही थी। अब देखें इसके बारे में तो यही है कि जो लोकल गवर्नमेंट है इस पर काम कर रही है, उस पर और एजुकेट कर रही है। जहाँ तक टूरिज़म सेक्टर का ताल्लुक़ है, वो हम अपने जो लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं उनको, ताकि वो जब उस इलाके में जाएं तो वो और बेहतर काम कर सकें। बेहतर काम करें। कमर साहब थैंक यू, साथ मौजूद थे, हमसे गुफ्तगू कर रहे थे। बस एक जुमला ऐड करता हूँ, कितना अच्छा हो कि हमारे तमाम सूबों के दरमियान एक हेल्दी कंपटीशन हो कि किसने सूबे में टूरिज्म पर कितना काम किया, कितनी नई साइट्स एक्सप्लोर की, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम किया, कितने टूरिस्ट आए। क्योंकि ज़्यादा हमारे पास खबरें आ रही थी जी केपी में इतने टूरिस्ट का इन्फ्लक्स रहा, इतने इंटरनेशनल टूरिस्ट आए, वाई नॉट इन पंजाब, वाई नॉट इन बलोचिस्तान, वाई नॉट इन सिंध, बाकी सूबों में भी, बाकी जगहों पर भी। इसी के साथ एक ब्रेक की तरफ बढ़ना है, ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान और इंग्लैंड टेस्ट सीरीज तैयारियां जारी हैं, आगाज़ होना है 7 अक्टूबर से। कौमी टीम के हेड कोच जयसिंह गिलेस्पी, इन्होंने सीरीज़ के लिए स्क्वाड में कुछ इशारे ज़रूर दिए तब्दीलियों के, लेकिन क्या वाकई वो तब्दीलियां हो रही हैं, हो सकती हैं, आज इस पर भी हम बात करेंगे। चूँकि गिलेस्पी ये कहते हैं कि शायद सरफराज अहमद की जगह किसी नए खिलाड़ी को आजमाया जाएगा। अब क्या वाकई किसी नए को आजमाया जाएगा या पुराना ही दोबारा वहाँ पर आएगा? और इसके साथ ही सवाल भी उठता है ना कि अच्छा, हम अक्सर बात करते हैं सर्जरी करनी है, हम अक्सर बात करते हैं कि हमें नए टैलेंट को लाने की बहुत जरूरी है, जिनकी जगह नहीं बनती, सर्जरी करने के हालात नहीं है। ये हम कहते हैं ना, कहते हैं जाती रहे लोग कहते हैं। नहीं उन्होंने खुद कमेंट किया, उन्होंने खुद कहा था अच्छा कि हमारे हालात नहीं। हाँ हंस रही है ज़मीन, देखें मोहसिन नकवी साहब ने पहले का सर्जरी करेंगे, बाद में कहा कि सर्जरी के हालात नहीं है। अच्छा, स्पोर्ट्स एनालिस्ट किरण शहजादी आज हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम इस पर कमेंट लेते हैं। किरण अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैंने कुछ गलत कहा है? नहीं, बिल्कुल ठीक। सबीन वो जो बात कर रहे हैं ना, वो इस कॉन्टेक्स्ट में हुई थी। या एग्जैक्टली वो जो आपके चेयरमैन है, उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा आपके भी हैं यस हम सबके हैं। उन्होंने इस कॉन्टेक्स्ट में कहा था कि लाइक क्योंकि जब पाकिस्तान टीम की हार हुई वर्ल्ड कप में और हम एक यूएसए जैसी टीम से हार गए जो फर्स्ट टाइम टूर्नामेंट का हिस्सा बन रही थी, तो उसके बाद फिर बड़ी बातें हुई कि सर्जरी होगी जी होगी, लेकिन उसके बाद चेयरमैन पीसीबी ने ये कहा कि हमारे पास औजार नहीं है, मीन्स कि हमारे पास प्लेयर्स का डेटा ही नहीं है, हमारे पास डोमेस्टिक में पीछे बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है। उसके लिए उसके बाद फिर आप अगर देखते हैं तो वनडे चैंपियंस कप जो कि करवाया गया, उसमें कहा गया कि जो कि बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होगा, लेकिन उसमें आप देखें कि क्या हमने हासिल किया, क्या हमें वो उसके रिजल्ट मिले जो हम चाहते थे कि हमें मिले। वो जो इतनी सख्त ट्रेनिंग हुई थी एग्जैक्टली, वो तो देखें उसके बाद तो बहुत सारी सीरीज हुई, वो सारी मुसलसल, वो तो प्रूव भी हो गया ना कि वो वर्ल्ड कप में आप जाके पहले ही राउंड से पहली बार बाहर हो गए। फिर बांग्लादेश जैसी टीम आपकी होम ग्राउंड में आके आपको जो है घर के अंदर घुस के आपको कह सकते हैं कि मार के चली गई और आप कुछ नहीं कर सके। पहली बार ऐसा हुआ था कि बांग्लादेश जैसी टीम जो है वो पाकिस्तान को जहाँ पे बिल्कुल क्लीन स्वीप करके गई है। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देखते हैं कि मुसलसल पाकिस्तान टीम 2022 से अभी तक टेस्ट के अंदर नाकाम होती हुई दिखाई दे रही है। बिल्कुल ऐसा ही है। किसी ज़माने में 2022 में ऐसा भी था कि आपकी टीम टॉप 4 के अंदर जो है वो फॉल होती थी कि बेस्ट टीम जो है सक्सेसफुल टेस्ट टीम। जो हमारे खिलाड़ी टॉप पे जा रहे होते थे इंडिविजुअल कैपेसिटी की अगर बात की जाए तो शहीन शाह अफरीदी, दीज आर द प्लेयर जो आपके टॉप परफॉर्मर थे, लेकिन अभी वो टॉप 10 में भी आपको दिखाई नहीं दे रहे बिकॉज ऑफ देयर पुअर परफॉर्मेंस कि आपने कुछ किया ही नहीं है। तो किरण, अभी जो तब्दीलियों का इशारा दिया जा रहा है, इसमें किस हद तक सदाकत है और क्या वाकई तब्दीलियां नजर आ रही हैं आपको? देखिए, वो तब्दीलियां ने कहा गया था कि फिर मैं आपको वही बात कर रही हूँ कि जो वनडे चैंपियंस कप करवाया गया था, आपने कहा था कि जो वहाँ पे परफॉर्म करेगा डोमेस्टिक के अंदर वो आएगा, आपके टेस्ट स्क्वाड के अंदर आएगा, उसको मौका दिया जाएगा। लेकिन इसके बरअक्स आपने क्या किया कि जो बांग्लादेश के खिलाफ जैसे कमरान गुलाम डोमेस्टिक के बेस्ट परफॉर्मर हैं, जिनने सबसे ज़्यादा परफॉर्म किया, सेंचुरीज बनाई, सबसे हाईएस्ट स्कोरर रहे, लेकिन इसके बावजूद जब टीम सेलेक्ट की गई तो टॉप जो 15 प्लेयर्स हैं उसके अंदर से भी उनको निकाल दिया गया। मतलब जो बांग्लादेश में थे, लेकिन जब आपने इंग्लैंड में उनको किया तो वहाँ से भी वो निकाल दिए गए। सिर्फ एक नुमान अली को जगह दी गई है, बाकी आप देखेंगे वहीं सारे पुराने औजार, फिर आप बात करें तो वहीं सारे जो आजमाए हुए औजार दोबारा से जो है वही सारे जो सर्जरी के लिए इंपॉर्टेंट होता है ना औजार होना, नहीं है औजार तो क्या सर्जरी नहीं कर सकते ना। वैसे
मैं इमेजिन कर रही हूँ मोहसिन नकवी साहब। देखिए इस तरह से टर्मिनोलॉजीज यूज हो जाती हैं, कोई बात नहीं। आप तो कहना चाहती रहे, कोई मसला नहीं है, तो कुछ कह ही नहीं रही जी। तो वो ये चीज़ थी कि आप देखें शान मसूद की अगर बात करते हैं, वो कैप्टन है, कैप्टन की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो फ्रंट फुट से आके टीम को लीड करे। लेकिन हमारे कैप्टन साहब गुज़श्ता कई सीरीज़ से नाकाम होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बांग्लादेश में भी उन्होंने कोई परफॉर्मेंस अपनी नहीं दी। इसी तरह से अगर आप देखते हैं डोमेस्टिक की, तो वहाँ पे भी उनकी कोई इंडिविजुअल परफॉर्मेंस। अच्छा, इससे में किरण हम भी अक्सर जब डिस्कशन कर रहे होते हैं, हम इंतजामिया से बात कर रहे होते हैं, तो हमें ये चीज़ सामने आ रही होती है जो यूनिटी नहीं है टीम में। टीम के पर्सपेक्टिव से बात करें तो टीम की तरफ से यही मौक़िफ़ सामने आ रहा होता है कि जो इंतज़ामिया है वो मुतहर्रिक नहीं है, वो पॉलिटिकल इंटरफेरेंस है और बहुत सारे ऐसे मामलात सामने आ जाते हैं। ये भी एक फैक्टर है कि पहले शायद यूनिटी थी तो मिलकर खेलते थे और अच्छा अचीव करते थे, यूनिटी नहीं है, आपस में इतनी लड़ाइयाँ, इतने कॉन्फ्लिक्ट्स हैं, तो अब परफॉर्मेंस भी नहीं है। जी एक एलिमेंट ज़रूर हो सकता है। देखिए ये जब अभी गुज़श्ता रोज़ पहले जब आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसके अंदर भी ये बात बार बार दोहराएगी कि टीम के अंदर यूनिटी नहीं है। तो पहला सवाल तो ये बनता है ना कि टीम के अंदर यूनिटी लानी किसने? मैनेज आपने लानी है, कैप्टन ने लानी है, टीम मैनेजमेंट ने लानी है, आपके कोचेस ने लानी है, सिलेक्शन कमेटी ने लानी है। आखिर लानी किसने? कोई तो उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को ऑन करे ना। फिर यहाँ पे तो ये मसला है कि कोई अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को ऑन नहीं करना चाहता, हम दूसरे के ऊपर जरूर ये चीज़ डाल देते हैं। किसने लानी है यूनिटी? देखिए टीम कैप्टन जो है वो टीम को लीड कर रहा है, उसने सबको मुत्तहिद रखना है, इत्तेहाद पैदा करना है। फिर दोबारा जो उसके ऊपर मैनेजमेंट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो अगर खिलाड़ी अगर जो परफॉर्मेंस भी नहीं दे रहे, फिर उसके ऊपर अगर यूनिटी भी नहीं है, टीम के अंदर दरारें डाली जा रही हैं, तो उनको आइडेंटिफाई किया जाए। आप बार बार दोस्ती जब वो जो कहते हैं तो वो फिर कहीं ना कहीं बात ठीक हो जाती है। और जब प्लेयर से बात की जाए तो वो कहते हैं कि टीम के अंदर ऐसी कोई चीज़ नहीं है, ये जो ऊपर लेवल के मामलात हैं वहाँ पर ये चीज़ें आ रही हैं। तो अब कौन सच है कौन, इसको आइडेंटिफाई तो पीसीबी ने करना है ना, कि मामलात को ठीक करना है, लेके चलना है। क्योंकि आपकी टीम डे बाय डे अगर आप देखते हैं तो फॉल का शिकार है। और इसी डे बाय डे पे जो टीम फॉल का शिकार है, आपकी नज़र में आपकी राय क्या है? कौन से ऐसे प्लेयर्स हैं जिनको बारे में आपको लगता है कि इस वक्त उनकी टीम में जगह नहीं बनती? देखिए उसमें शुएब बहुत सारे प्लेयर्स हैं। आपके कैप्टन सारे ना निकाल देना। देखिए सारे आपके पास वही बात है ना कि पीछे बेंच स्ट्रेंथ ही नहीं है ना, आपने औजार नहीं है। आपने डोमेस्टिक की बात की थी, तो डोमेस्टिक में अगर 19 रीजन से उनमें से टॉप 5 टीम्स को खिलाया गया और प्लेयर्स को, ताकि क्वांटिटी कम हो और क्वालिटी आपके पास आए। लेकिन उसके बीच में आप देखें जो मेन टीम है वो सारे खिलाड़ी थे, लेकिन इसके बावजूद आप देखते हैं कि वो सारे इस टूर्नामेंट के अंदर फ्लॉप हुए हैं। ठीक है, जो नए थे जिन्होंने परफॉर्म किया उनको आपने मौका नहीं दिया। तो फिर या तो ये हो कि जो परफॉर्म कर रहे हैं, आप जब बात करते हैं कि डोमेस्टिक में परफॉर्म करें, उनको मौका दिया जाएगा, आगे लाया जाएगा। ठीक है, हम बात करते हैं इंग्लैंड की सीरीज बहुत बड़ी है, उसके लिए आपको जो सीनियर प्लेयर्स हैं उन्हीं को रखना है, लेकिन सीनियर्स भी तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, परफॉर्म करें। बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। नाज़रीन, बढ़ेंगे एक ब्रेक की जानिब, स्टे विद अस। वेलकम बैक। जिंदगी, इसमें मसले भी आते हैं, उतार चढ़ाव भी होता है, लेकिन फ़र्क क्या है? कुछ लोग जल्दी से किसी मसले में अगर उलझ जाएं निकल आते हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उसमें फंसे रहते हैं, बल्कि फंसना रहना पसंद भी कर रहे होते हैं, बड़े कंफर्टेबल हो जाते हैं। ठीक है, हम तो यही है। वो जो शुरू में आज प्रोग्राम के हम बात करते थे ना, विक्टिम मोड में जाना, वो उसमें चले जाते हैं और जाहिर सी बात है उसकी वजह से उनकी पूरी जिंदगी उस पर इम्पैक्ट आ जाता है। तो आज ज़रा हम इस हवाले से बात करेंगे कि पॉजिटिव किस तरह से रहना है, मुश्किलात का सामना किस तरह से करना है, हल किस तरह से हमने ढूंढना है, सो दैट हम जिंदगी में आगे बढ़ बिल्कुल उस मोड से निकलें, अपने आप को निकालें। हमें ज्वाइन किया है मोटिवेशनल स्पीकर हैं, लाइफ कोच हैं कासिम अली शाह साहब। कासिम साहब, बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। कासिम साहब, मसले जिसका आज हम जिक्र कर रहे हैं कि हम सबके साथ दरपेश, आपके साथ भी ज़ाहिर ज़िंदगी है, अप्स एंड डाउन्स का नाम है। कुछ लोग दूसरों से शेयर करते हैं, कुछ नहीं करते। थोड़ा सा आप बताएं कि अगर मसाइल का सामना हो किसी को, क्या करना चाहिए उस वक्त? बहुत शुक्रिया जी। शायद देखें, सबसे पहली बात ये है कि ज़िंदगी में जब भी कभी आपके सामने कोई चैलेंज है, कोई प्रॉब्लम है, कोई मसला दरपेश है, तो सबसे पहले जो एक वर्ड है ना, रियलिस्टिक अप्रोच, एक जो रियल में हकीकत में हकायक हैं उनको सामने रखें। होता ये है कि जो इंसानी माइंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक सुपर कंप्यूटर है और इतना गैर मामूली इंसान का होना इस माइंड की वजह से, इस माइंड के जहाँ कई हमारी स्ट्रेंथ्स हैं, पॉजिटिव चीज़ें हैं, वहाँ पर कुछ चैलेंज भी हैं और उन चैलेंजेस की वजह से हम थोड़े से हैंडीकैप्ड हो जाते हैं। माइंड के अंदर ये मुकम्मल सलाहियत है
कि वो किसी छोटी सी प्रॉब्लम को मैग्नीफाई करके बड़ी दिखा दे। और माइंड के अंदर ये भी एक प्रॉब्लम है कि एक बड़ा मसला, जो संजीदा मसला है, जिसको बड़ा सीरियस लेना चाहिए, उसको मिनिमाइज करके या इग्नोर करने की हालत पे ले जाए। अब जब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो अमूमी तो हमारा माइंड, हमारे अंदर जो फियर्स छुपे हुए हैं और उस अनसर्टनिटी की वजह से, उस इनसिक्योरिटी की वजह से, और जो कल हमें नहीं दिख रहा होता, उस परेशानी के आलम में हमारा माइंड थोड़ा सा शट डाउन होता है और प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमें बहुत बड़ी दिखती हैं। वो प्रॉब्लम्स इतनी बड़ी दिखती हैं कि सॉल्यूशंस की तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। सबसे पहला काम किसी भी प्रॉब्लम में, किसी भी प्रॉब्लम का सामना करते ये देखना चाहिए कि रियलिस्टिक, असल में हकीकत में ये प्रॉब्लम क्या है। ये जैसे ही आप हकीकत में देखते हैं, और इसके लिए इसके दो बड़े बेहतरीन तरीके हैं। एक इसका बेहतरीन तरीका ये है कि उस प्रॉब्लम को लिख लें, और लिखने के बाद अगर आप पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि ये जो कुछ आपने लिखा है ये आपका माइंड इमोशंस में, फियर्स में और एक ख़ास तरह की ज़हनी हालत की वजह से बढ़ा चढ़ा के बयान कर रहा है। हकीकत ये नहीं है, रियलिटी जो है वो बिल्कुल उससे मुख्तलिफ है। अच्छा। दूसरा तरीका जो है वो मुशावरत है, या डिस्कस करना है किसी के साथ, ब्रेनस्टॉर्मिंग है। आप किसी के साथ भी बैठिए, एक ऐसा बंदा जिसके पास एक मंतकी अप्रोच हो, जिसकी लॉजिकल रैशनल थिंकिंग हो। और हमारी ज़िंदगी में मुशावरत के लिए हमारे इर्द गिर्द जो एडवाइज़र्स हैं उसमें ऐसे लोग होने चाहिए जो अकली तौर पे समझ में, लॉजिक में, रैशनैलिटी में हमसे ज़्यादा बेहतर हों। तो आप अपने प्रॉब्लम को जब लेकर जाते हैं किसी ऐसे बंदे के पास जो 2 + 2 4 समझता है लाइफ को, और उसका 2 + 2 4 वो 400 नहीं है, 4000 नहीं है, 4 लाख नहीं है, 4 करोड़ नहीं है, क्योंकि माइंड के अंदर मल्टीप्लाई करके बड़ा दिखाने की प्रॉब्लम है। तो आप जैसे ही रियलिटी में देखते हैं तो आपको पता लगता है कि प्रॉब्लम इतनी बड़ी नहीं है। ये पहला स्टेप है किसी भी सिचुएशन में, एक हकीकत पे आना, हकीकत को समझना और अपने आप से सवाल पूछना कि जो मैं ये समझ रहा हूँ, जो मुझे लग रहा है, क्या यही रियलिटी है। सेल्फ एनालिसिस बड़ा इंपॉर्टेंट है कि खुद अपने आप से पूछो कि जो मैं इतना कुछ सोच रहा हूँ, जिस पोजीशन में, जिस कंडीशन में इस वक्त में हूँ, क्या मुझे इसमें होना चाहिए। और इर्द गिर्द पॉजिटिव लोगों का होना बहुत जरूरी है ताकि वो आपको एडवाइस दे सकें। अच्छा, कौन सी बुनियादी गलतियाँ हैं कासिम साहब जो कि हम कर रहे होते हैं जब हम ऑलरेडी एक मुसीबत के अंदर, एक प्रॉब्लम है, उससे निकलते वक्त कौन सी आम तौर पर गलतियाँ आप जिनको आइडेंटिफाई कर सकें। भाई सबसे बड़ी गलती जो दुनिया की रिकॉर्डेड हिस्ट्री में, जिस पे मैं समझता हूँ कि रिसर्च अवेलेबल है, किताबें लिखी गई हैं, बहुत सा पढ़ा गया, ढूंढा गया, कि इंसान किसी भी प्रॉब्लम को फेस करते हुए सबसे पहले तो मैग्नीफाई करता है, दूसरा काम ये करता है कि वो किसी को इल्ज़ाम देता है। ये जो ब्लेम गेम है, इसकी हमारी कहीं ना कहीं ट्रेनिंग हुई होती है। एक बड़ी तादाद दुनिया में, अगर मैं एक जर्नली अंदाज़ा लगा के कह दूं, 90% लोग गैर जिम्मेदार लोग होते हैं। वो फौरी तौर पे किसी और पे इल्ज़ाम लगाना चाहते हैं, वो हालात पे, वाक़यात पे, ऐसी चीज़ों। बाज़ औक़ात तो इंसान इतना कमज़ोर होता है, उसके जो अकायद हैं वो इतने कमज़ोर होते हैं, ज़ईफ़ुल एतक़ादी, ज़ईफ़ कमज़ोरी को कहते हैं, और एतक़ादी यानी कि एतक़ाद में इतना कमज़ोर होता है कि वो उन चीज़ों को भी मुर्द इल्ज़ाम ठहरा देता है, उन पे भी इल्ज़ाम लगा देता है जिनकी बाज़ औक़ात रियलिटी कोई नहीं होती, या अगर रियलिटी होती तो वो हकीकत नहीं होती। लेकिन बड़ा आसान होता है कि किसी ऐसी चीज़ पे इल्ज़ाम लगाना, किसी ऐसी चीज़ को कसूरवार ठहराना जो फिजिकली एग्जिस्ट नहीं कर रही। सुबह के में एक ब्रेक शामिल करेंगे, वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। सुबह के में आपको कहेंगे खुश आमदीद। अच्छा, खूबसूरती जो है वज़ाहिर हर किसी के लिए मुख्तलिफ होती है, उसको आप कुछ कह नहीं, लेकिन अब खूबसूरती की डेफिनेशन क्या है जी। आपकी स्किन हेल्दी होनी चाहिए, और ब्यूटिलाइज इन द आईज ऑफ द बिहोल्डर, वो तो चले आपने सुना ही होगा। ये पहली बात बहुत मुनासिब थी। हेल्दी स्किन, आपकी स्किन जो है वो हेल्दी दिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब जो हम देख रहे होते हैं पोल्यूशन बहुत ज़्यादा, और इसके अलावा जो हम ग्लोबल वार्मिंग पे भी बात कर रहे होते हैं, और एट द सेम टाइम हम ये बात कर रहे होते हैं कि सूरज में आपने नहीं जाना। सूरज की शुआएं जो आपकी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकती है। ऐसे में जो हम मसाइल कुछ देख रहे होते हैं वो अनइवन स्किन टोन होती है। एक कुछ लोग कहते हैं पिगमेंटेशन हो गई है, यहाँ से हमारी स्किन डिफरेंट है, यहाँ से हमारी स्किन डिफरेंट है। तो ऐसे बहुत सारे मामला सामने, तो तब तो आए दिन हर शख्स से आप मिल रहे हो तो वो इस अनइवन स्किन टोन की शिकायत कर रहा था। एट द सेम टाइम कहीं आप घूमने फिरने चले गए, नॉर्थ चले गए या कहीं भी, और आप सन का एक्सपोजर हो गया तो सन बर्न हो या धूप में शूट करने चले गए, मेरी बात भी करें ना आप। शूट करने, अच्छा एहसान जता रहे हैं आपने आउटडोर शूट्स किए। नहीं, जस्ट टॉकिंग अबाउट इट कि हो जाता है, सन बर्न हो जाता है। इनको बहुत ज्यादा जी सन बर्न होता है, हम इनसे बहुत काम करवाते हैं, इनको धूप में बाहर भेज रहे होते हैं, ठीक हो गया। अच्छा, तो
आज जरा बात करेंगे कि क्या आप किस तरह से अनइवन स्किन टोन को ट्रीट कर सकते हैं, घर के अंदर आप क्या कर सकते हैं, आप बच किस तरह से सकते हैं। एट द सेम टाइम जब हम एकदम परेशान हो जाते हैं कि जी ये सनबर्न हो गया, हमारे हाथ पे सनबर्न हो जाता है, बाजुकात आपके फेस पे हो जाता है, जो खवातीन किचन में काम करें वो शिकायत कर रही होती है, तो इनसे कैसे बचा जा सकता है। तो आप कॉल भी कर सकते हैं। आज तो मुझे लगता है कॉल्स बहुत ज्यादा आएंगे क्योंकि ये मसला जो है वो हर घर का मसला है। तो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं डॉक्टर नवीरा रफीक ने ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, प्लास्टिक सर्जन भी हैं आप और बहुत लोगों को गाइड भी कर रही होती हैं। डॉक्टर साहब सबसे पहले हम अनइवन टोन या टू टोन की बात करें, दोनों चीजें सेम है वैसे? अनइवन स्किन टोन और टू टोन स्किन एक ही बात है। खवातीन ज्यादा फेस करती हैं ये? अब तो एक्चुअली मेल्स और फीमेल्स इक्वली खवातीन कंसर्न ज्यादा होती हैं, कंसर्न है, बट नाउ इट इज नहीं, मैंने ये सवाल men they don't care, नहीं मैंने ये सवाल इसलिए किया, अरे मेरी बात सुने, मैंने ये सवाल इसलिए रखा कि नॉर्मली क्योंकि खवातीन मेकअप प्रोडक्ट्स यूज कर रही होती है, मेकअप के बाद वो टू टोन ज्यादा नजर आना शुरू होती है क्योंकि मेकअप उस तरीके से नहीं हुआ होता। दैट इज माई पॉइंट, वरना दोनों का मसला है। अच्छा, एक्चुअली टू टोन बेसिकली जो सबसे ज्यादा इसका कॉज है वो है sun exposure and males and females are equally exposed to sun। वो आज के ज़माने में females are working outdoors और मेल तो करते ही हैं, तो दिस इज़ वेरी कॉमन इन मेल्स एंड फीमेल्स और अब तो इक्वली रिप्रेजेंट करते हैं, प्रेजेंट करते हैं डॉक्टर्स के पास कि हमें ये इशू हो रहा है, टू टोन स्किन हो रही है, जो अब दोनों को इक्वली बॉदर करती है। अच्छा, ये सिर्फ और सिर्फ सन के एक्सपोजर की वजह से होता है या और भी वजूहात इसकी होती हैं कि हम ये डॉक्टर के पास चले जाएं कि हमें और प्रॉब्लम्स हो सकती हैं? बिल्कुल है, ये आपका हीट का एक्सपोजर हो सकता है, जैसा कि उन्होंने मेंशन किया कि फीमेल जो चूल्हों पे काम करती हैं उनको ये बहुत ज़्यादा इशू रहता है। उसके अलावा जो है इंफ्रारेड लाइट, हमारे जो आजकल गैजेट्स का यूज़ बहुत ज़्यादा हुआ है, हम लैपटॉप्स, फ़ोन्स, टीवी यूज़ करते हैं, उससे जो इंफ्रारेड लाइट आती है वो भी इवन हमारी स्किन को यस बिल्कुल स्क्रीन टाइम हमें बदसूरत कर रहे हैं। यस, हैवंट यू नोटिस, आप लोगों ने ये नोटिस नहीं किया कि अब लोगों को ये इशू ज़्यादा होता है रादर देन द ओल्ड टाइम्स, बिकॉज पहले के ज़माने में अगर टीवी भी देखते थे तो बहुत डिस्टेंस से देखा करते थे, अब हमारी स्क्रीन्स हमारे फेस के बहुत ज़्यादा, और अब तो इतनी बड़ी बड़ी स्क्रीन है कि लाइट डायरेक्टली उसकी तो लाइट भी ज़्यादा है और आपको टैब्स यूज़ करना, फ़ोन्स यूज़ करना। तो डॉक्टर साहब इसी वजह से कह रहे होते हैं कि अब आप सिर्फ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं होती कि आप सनस्क्रीन या सनब्लॉक अप्लाई करें, आपको सुबह उठते साथ ही मुंह धोने के बाद पहला काम आपको अपना सनब्लॉक अप्लाई करना चाहिए घर के अंदर भी। घर के अंदर ही एक्चुअली हमारी जो यूवी रेज होती हैं उनमें UVA, UVB एंड UVC होती है। UVC तो क्रॉस ही नहीं करती है ओजोन लेयर को, पहुंचती नहीं है हम तक। UVA और B पहुंचती हैं, उनमें से UVA जो है वो हमारी विंडोज़ के मिरर्स को भी क्रॉस करके हमारे घर तक पहुंचती है और हमारी स्किन को डैमेज करती है। इसलिए दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि सुबह उठते साथ ही जब आप फेस वॉश करते हैं, बिकॉज मोस्ट ऑफ द फीमेल्स ये कंप्लेन करती हैं कि हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम सनस्क्रीन अप्लाई करें। तो हम उनको एडवाइस करते हैं कि आप जब फेस वॉश करती हैं राइट एट दैट मोमेंट आप मॉइस्चराइज़र अप्लाई करें और उसके फ़ौरन बाद आप सनस्क्रीन अप्लाई कर दें 2 to 3 मिनट्स के गैप से, बिकॉज हमें थोड़ा सा टाइम देना होता है किसी भी प्रोडक्ट को फेस को एब्जॉर्ब करने में। एग्जैक्टली जितना सन रेज डैमेज करती है हमारी स्किन को, क्या उतना हीट भी डैमेज करती है? जैसे कि बिल्कुल डैमेज करती किचन में इट्स लाइक जैसे हम कहते हैं एजिंग कॉज करती है हमारी, नॉट जस्ट द सन इज़ द ओनली कॉज के जो हमारी फेस डैमेज कर रहा है। एक्चुअली एजिंग के साथ हमारा कोलाजन जो है हमारा फेस, इनफैक्ट हमारी स्किन इज़ मोस्टली बेस्ड ऑफ कोलाजन एंड इलास्टिन। इलास्टिन हमारी स्किन को स्ट्रेच प्रोवाइड करता है जिसकी वजह से यूथफुल स्किन होती है। कोलाजन हमारी स्किन को यूथफुल रखता है। दिस इज़ द मेन कंपोनेंट ऑफ द स्किन। अब वो जब डिसरप्टेड होता है, डैमेज्ड होता है, तो वो लाइक वेवी हो जाता है जिसकी वजह से हमारी अनइवन टेक्सचर होता है। दिस ऑल्सो कॉजेज अनइवन स्किन टोन। तो लाइट हो सकती है, हीट हो सकती है, उसके अलावा ये इवन इन द क्लाउडी डेज लोग समझते हैं कि नहीं हम तक हीट नहीं पहुंच रही है क्योंकि बहुत अच्छे बादल आए हुए हैं, तो नो सन रेज जो हैं वो उसको भी क्रॉस करके आप तक पहुंचती हैं, यूवी रेज पहुंचती हैं। सही। डॉक्टर साहब अब इलाज कौन कौन से आ गए हैं? एक तो आपने सनस्क्रीन बता दी कि ये प्रिकॉशन है कि आप बच सकें इससे, एट द सेम टाइम आप क्या लेज़र भी इससे लोग करवाना शुरू कर देते हैं, कुछ फेशियल करवाना शुरू कर देते हैं, क्योंकि नई नई टेक्नोलॉजी और नए नए ट्रीटमेंट सामने आ रहे हैं? बिल्कुल ऐसा ही है, हमारे पास बहुत सारी रेंज ऑफ ट्रीटमेंट्स हैं जहाँ से हम स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बेसिक से हमेशा स्टार्ट करते हैं, बहुत मेजर उन पे नहीं जाते हम लोग ऑप्शंस पे। सबसे पहले जो हम कर सकते हैं वो हम डर्मा एब्रेजन कर सकते हैं। आजकल आप लोगों ने हाइड्रोफेशियल का नाम बहुत सुना होगा, हम डर्मा एब्रेजन को हाइड्रोफेशियल के साथ इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। बेसिकली होता ये है कि हमने अपर डैमेज लेयर को रिमूव करना होता है।
जब हम उसको रिमूव कर देते हैं तो हमारी स्किन में न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, और जब न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है तो वो बेटर यूथफुल स्किन अपेयर होती है, और जो सन डैमेज सेल्स होते हैं वो भी रिमूव हो जाते हैं। बेसिकली हमारे स्किन में जो पिगमेंट प्रोड्यूस होता है वो प्रोड्यूस होता है स्किन की आउटर मोस्ट लेयर, जैसे हम एपिडर्मिस कहते हैं हमारी मेडिकल टर्म में, उसमें मेलानोसाइट्स होते हैं। अल्लाह ताला ने हमें वो मेलानोसाइट्स हमारी स्किन की प्रोटेक्शन के लिए दिए हुए हैं। जो जब सन एक्सपोजर होता है मेलानोसाइट्स जो हैं वो प्रोड्यूस करते हैं मेलानिन को, जो हमें हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम कैंसर्स। ठीक है, अब चूँकि वो हमें एक तरह से प्रोटेक्शन दे रहा है बट वो बढ़ रहा है, तो उसकी वजह से हमारी स्किन पे पिगमेंट प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। हम सन एक्सपोजर अवॉइड करते हैं, बट सन एक्सपोजर में इट्स बेटर टू वेयर सनस्क्रीन नंबर 1। उसके अलावा अगर आपको सन डैमेज हो गया है, यू कैन ऑलवेज कंसल्ट अ डॉक्टर। मैं कहूँगी कि इस तरह की ट्रीटमेंट्स घर पे ना करें। अच्छा। कि जो कि आपकी डैमेज को फर्दर इंक्रीज करें। आपको पता भी नहीं है कि क्या चीज़ आपके स्किन के लिए सूटेबल है, बिकॉज स्किन टू स्किन वेरी करता है। लोग, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो घर पे ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देते हैं, किसी का ट्रीटमेंट देख के वही चीज़ें अपने मुंह पे अप्लाई करना शुरू करते हैं। पता नहीं कौन कौन सी क्रीमें होती है, नाम आपको खुद भी नहीं पता होते हैं, बस तब मुंह पे आपने लगा लेनी है। उससे क्या होता है कि स्किन डैमेज हो जाती है और फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। अच्छा, कुछ लोग होते हैं सनबर्न हो जाता है तो डॉक्टर साहबा वो लीमू रगड़े होते हैं स्किन के ऊपर, और कुछ हद तक हम देख रहे होते हैं फर्क तो आता है, लेकिन लीमू इज लाइक एसिड होता है, उसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो उसके बाद आपका सन एक्सपोजर होना वो थोड़ा सा एक ना मुश्किल चीज़ है। लेकिन टेम्परेरी अगर हम देखें तो वो फर्क पड़ जाता है, बिल्कुल पड़ता है। आई वुड से आप एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हैं। दिस इज़ अ नेचुरल रेमेडी। सही हो गया। इवन आई एम अ प्लास्टिक सर्जन, वी यूज़ एलोवेरा जेल इन बर्न्स एज वेल। अच्छा। क्योंकि उससे रिपेयर भी होती है स्किन और स्किन सूदिंग भी होती है। अपार्ट फ्रॉम दैट, मैंने आपको बताया हाइड्रोफेशियल हम करते हैं। डर्माब्रेशन होती है। डर्माब्रेशन इट्स लाइक ब्रश होता है जिससे अपर लेयर को आप रिमूव कर देते हैं बाय रबिंग इट, फिर नई लेयर आती है, एक्सफोलिएट कर देते हैं। एग्जैक्टली, एक्सफोलिएशन हो जाती है। उसके अलावा हम केमिकल पील्स करते हैं। सही। अगर सन डैमेज ज़्यादा हो तो हम केमिकल पील्स की तरफ जा सकते हैं, हम लेज़र्स की तरफ जा सकते हैं। हम बहुत सिंपल और बहुत इजी वे है, बहुत अच्छा रिजल्ट्स भी मिलते हैं। आप लोगों ने सुना होगा वेम्पायर फेशियल। वेम्पायर फेशियल, हाँ, बड़ा फेमस है। ये मेरा नया नाम है, वेम्पायर फेशियल। ये वेम्पायर हटाता है कि वेम्पायर को भगाता है? नहीं, वेम्पायर बेसिकली इसलिए कहा जाता है कि माइक्रो नीडलिंग की जाती है विद PRP। माइक्रो नीडलिंग जब करते हैं तो उसमें मल्टीपल पेन्स होती हैं जो हमारी स्किन में इंजेक्ट हो रही होती हैं रेपिटेडली, तो उसकी वजह से टिंज ऑफ ब्लड, छोटे छोटे ब्लड के जो स्पॉट्स होते हैं वो फेस पे अपेयर होते हैं, जिससे हम उसको वेम्पायर फेशियल का नाम देते हैं। बड़ा महंगा यार। एंड दिस इज वेरी 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 इफेक्टिव। ट्रस्ट मी, दिस इज वेरी इफेक्टिव। बट वही वाली बात है कि ये सबसे एक्सपेंसिव है। प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर। सबसे एक्सपेंसिव नहीं है, इससे ज़्यादा एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट्स अवेलेबल है मार्केट में। आपके मेरे लिए अभी नहीं, वैसे इसमें सबसे इकोनॉमिक ऑप्शन कौन सी होती है? इकोनॉमिक ऑप्शन इज केमिकल पील्स है। वैसे आई वुड से माइक्रो नीडलिंग इज नॉट दैट एक्सपेंसिव। You can always consult a doctor. अब तो माशाल्लाह इतने ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको काफ़ी वैरायटी मिल जाती है। स्पेशली इन ट्विन सिटीज़ बहुत ज़्यादा वैरायटी है। उसके अलावा ये आई हैव सेड PRP इज़ एक्चुअली प्लेटिलेट रिच प्लाज्मा, हमारे अपने ब्लड से बनता है, स्किन को रिपेयर का काम भी करता है। एक्सफोलिएशन जो हम करते हैं विद माइक्रो नीडलिंग, हम स्किन को माइनर डैमेज देते हैं ताकि स्किन रिपेयर करे, बिकॉज अल्लाह ताला ने हमारी स्किन को एक रिपेयर मैकेनिज्म दिया हुआ है, जिससे अगर कभी भी डैमेज होता है, इनफेक्ट आप देखें चोट लगती है, कुछ भी होता है, तो हमारी स्किन खुद रिपेयर होती है। उससे क्या होता है कि हमारी स्किन रिपेयर होती है और बेटर तरीके से रिपेयर होती है। और बेहतर तौर पे आप लोग गाइड कर पाते हैं, और ज़रा पर्सन टू पर्सन चीज़ें वेरी कर रही होते हैं कि मसला क्या है, कितना सिवियर है, उसके लिए कौन सा ट्रीटमेंट प्लान होगा। एक्सपर्ट ट्रायल लें, खुद से कुछ ना करें। डॉक्टर नवेरा, बहुत शुक्रिया, साथ मौजूद थी, हमसे गुफ्तगू कर दी। कॉल्स बहुत आ रही थी, लेकिन हमने सोचा कि जब बात मुकम्मल हमारी हो जाए, लेकिन साथ ही वक्त बड़ा मुख्तसर है, हमें ब्रेक की तरफ जाना है। ब्रेक से वापस आएंगे, साथ रहिए। वेलकम बैक। ब्रेक पर जाने से पहले हम बात खानों की कर रहे थे, उनकी तारीख की कर रहे थे, और मोहसिन भट्टी साहब फूड एक्सपर्ट आज हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, बहुत शुक्रिया। हम ब्रेक पर डिस्कस भी कर रहे थे, कुछ हमने आपसे गुफ्तगू भी की बहुत से खानों से मुताल्लिक, उनकी तारीख से मुताल्लिक, वो चाहे बिरयानी हो, वो चाहे फिर निहारी हो, चाहे दाल हो। तो हम इस वक्त आपसे जानना ये चाह रहे थे कि जब हम बहुत से खानों की बात करते हैं, नेशनल डिश आप किसे कहेंगे पाकिस्तान की? क्या वो बिरयानी है या वो कोई और डिश है?
बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। अब तो पाकिस्तान का कोई शहर ऐसा नहीं है जहां बिरयानी ना मिलती हो जो कि कराची से शुरू हुई, हैदराबाद से शुरू हुई। और बिरयानी जो है वो अब देखें कि पंजाब में पुलाव पसंद किया जाता था, लेकिन अब पूरे लाहौर में आपको शायद ही 1 या 2 पॉइंट ऐसे मिलेंगे जहां पे आपको पुलाव मिले, नहीं तो बिरयानी राज कर रही है। बिरयानी राज कर रही है। बिरयानी में जो वेरिएशन देते हैं, ऐसी वेरिएशन के कराची वाले अगर किसी और शहर की बिरयानी खा लें तो वो कहते हैं ये तो पुलाव है, ये बिरयानी नहीं है। एग्जैक्टली ऐसे ही है। और उन्होंने उस बिरयानी को ऐसी ऐसी इनोवेशन दी हुई है। मिसाल के तौर पे मैंने एक बिरयानी खाई, क्या था कि उसमें उन्होंने आमतौर पे तो लोग चिकन की बिरयानी ज़्यादातर खाते हैं, वो उसमें बीफ था और बीफ अंडरकट में से उन्होंने उसके क्यूब्स करके और फिर उसको ग्रेवी बना के उसकी जब तहें लगाई थी और एक तह चावलों की, एक ग्रेवी की और उन बोटियों की, और उसके बाद एक उबले हुए अंडों के स्लाइसेस, और फिर एंड पे उसके ऊपर जब जाफरान और उसके ऊपर अंडे वाली बिरयानी स्पाइसी छिड़कते थे। वैसे मैंने कभी अंडे वाली बिरयानी नहीं खाई। चिकन बिरयानी या बीफ बिरयानी की बात हो रही होती है हमेशा ना जी। अब ये बीफ बिरयानी में आप उसमें एक इनोवेशन ये करके देखें, आप हैरान रह जाएंगे। लेकिन बिरयानी में आज भी कराची सबसे आगे है और कराची वालों को किसी और की बिरयानी नहीं पसंद नहीं आती। दैट्स ट्रू। अच्छा भट्टी साहब, निहारी अभी हम जिस तरह देखते हैं स्टार्टेड फ्रॉम कराची, चाहे वो बंस रोड पे निहारी आज भी बहुत मशहूर है या तारिक रोड पे, बट स्टिल हमें अब लाहौर में भी नजर आती है, पंजाब में भी हमें निहारी नॉट दैट इक्वल जितनी वहां पे खाई जाती है, बट नजर आती है। एग्जैक्टली ऐसा ही है, क्योंकि ये भी वहीं के, इसका ओरिजिन तो वही है ना जी, वहां से यहाँ आई है। अब पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह ये एक यगानगत पाई जाती है, लोग ट्रैवल करते हैं, लोग दूसरे शहर का खाना खाते हैं और वो कहते हैं कि ये हम अपने इलाके में इंट्रोड्यूस करवाते हैं, उसको कॉपी करते हैं और कॉपी करके उसको कोशिश करते हैं कि उसके करीब ले जाएं, जो एग्जैक्ट वैसी तो नहीं होती है। हाँ। जैसे अगर पंजाब की बात की जाए तो यहाँ का जो आलू गोश्त था, पंजाब के जो रिवायती खाने हैं उनमें आलू गोश्त, साग और गुड़ वाले चावल, ये यहाँ की स्पेशलिटी और पहचान हुआ करते थे, जो आज कम होते जा रहे हैं। आलू गोश्त हर कोई नहीं बना सकता। तो महंगाई है ना। आपको ट्रक होटल पे जी, आपको हर ट्रक होटल पे आपको बड़ी अच्छी माश की दाल मिलेगी। हाँ। लेकिन यहाँ लाहौर में बीडन रोड पे वो माश की दाल देते हैं और वो सिर्फ मंगल और बुध को 2 दिन अवेलेबल होती है, और वो ऐसी माश की दाल है कि वो 3 घंटे में खत्म हो जाती है। उसको माश की दाल को दूध में भिगो के रखा जाता है। अच्छा। और फिर उसको मक्खन में, उसको क्रीम में बनाया जाता है। भट्टी साहब ये खानी है मैंने। और वो जो आप यकीन करें कि वो आपको मंगल और बुध को मिलेगी 12 से 3 बजे के दरमियान, शाही दाल उसको कहते हैं, उसके बाद मिलती नहीं है। अच्छा, ये 2 दिन खास क्यों रखे हैं? क्या गोश्त का नागा होता है? गोश्त का नागा होता है और वो गोश्त से ज्यादा कीमती समझी जाती है। आप ये देखें कि दाल गोश्त है यहाँ पे हमारा गुलबर्ग में अंबरसरिया वाले हैं या हाजी यासिन मोनी रोड पे या ये अनारकली इवेंट कॉम्प्लेक्स वाले, ये जो दाल गोश्त बनाएंगे आप हैरान हो जाएंगे दाल गोश्त के। वो दाल गोश्त कुन्ने से ज्यादा महंगा है। अच्छा भट्टी साहब, अब वो कुन्ने से ज्यादा महंगा कैसे है? कुन्ने से ज्यादा महंगा है, ये ज़ाहिर है उस पर आप जाइएगा भी। लेकिन भट्टी साहब, जो कि वक्त मतलब मुख्तसर है, 2 डिशेस मैं चाहता हूँ आप जिसमें बात करें। एक ऐसी डिश जो कि पाकिस्तान की नहीं थी, बाहर से आई थी, लेकिन हमें हर तरफ नजर आती है, और एक ऐसी डिश जो है हमारी लेकिन वो कहीं और भी उतनी ही मकबूल होती चली गई, वो कौन सी है? देखिए हमारे पास यहाँ पे आपको पता है अब शवारमा गली गली बिक रहा है। क्या शवारमा हमारी डिश थी? नहीं। क्या पिज्जा आपको हर गली में मिल रहा है पूरे पाकिस्तान में? क्या पिज्जा हमारी डिश थी? वो हमने देसी टच दे दिया इन खानों को, वो एक अलग बात है भट्टी साहब जी। हाँ, वो अलग बात है, हमने उसमें फ्यूजन किया उसको थोड़ा। आज चाइनीज खाते हैं, क्या ये चाइनीज खुद भी ये वाला चाइनीज खा सकते हैं? सही बात है, बहुत डिफरेंट होता है वो चाइनीज। भट्टी साहब थैंक यू साथ मौजूद थे। वक्त बड़ा मुख्तसर था लेकिन कुछ डिशेस से मुतालिक हमने बात की। मैं ब्रेक की तरफ बढ़ना, ब्रेक से वापस आते हैं, साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सबसे आगे में एक बार फिर कहेंगे खुश आमदीद। द लास्ट वेलकम फ्रॉम आवर साइड, आई मस्ट से दैट। आज मैंने प्रोग्राम के आगाज में जिक्र किया था
जो भी चीज़ एक ख़त्म हो रही होती है एक नया आगाज़ को जन्म दे रही होती है। हमारे लिए भी एक नया आगाज़ होगा और कुछ और लोगों के लिए एक नया आगाज़ होगा। बिटर स्वीट से कह सकते हैं, यू कैन से दैट, अपनी एक्सप्लेनेशंस हो सकती हैं, हाँ कह सकते हैं। एवरी टाइम जब आप किसी इदारे से जा रहे होते हैं, किसी शो से आप जा रहे होते हैं, थोड़े से आपके मिक्स्ड इमोशंस अगर अच्छा इदारा हो ना, आपकी बहुत सारी जो मेमोरीज होती हैं वो आपको याद आ रही होती हैं। और ऑब्वियसली हम ये कह सकते हैं कि इस प्लेटफॉर्म से हमारा ये आखिरी शो है, बट ऑब्वियसली जो हम नेटवर्क है इसके साथ जो हमारा ताल्लुक है एज अ फैमिली, हम सब ने जो ग्रो किया है और एक जो ताल्लुक हम सब ने बिल्ड किया वो तो हमेशा कायम रहेगा। आना जाना लगा रहेगा, नाश्ते खाने सब चलेंगे जी। हाँ चलेंगे इंशाल्लाह। और नया ताल्लुक हम बना रहे हैं नए लोगों के साथ। नए इसलिए को यहाँ के लिए नए होंगे, लेकिन अदरवाइज वो बहुत पुराने हैं। आप सब देखते आ रहे हैं उनको, बिल्कुल देखते आ रहे हैं, सुनते भी आ रहे हैं। आयशा यूसुफ बहुत से इदारों में माशाल्लाह उन्होंने काम किया है, लाहौर में भी किया है, कराची में भी किया है, मॉर्निंग शो भी किया है, करंट अफेयर्स भी किया है। बहुत जबरदस्त उनका अंदाज होता है। साथ मौजूद हैं आज जो कि आपकी नई मेजबान होंगी फॉर सुब से आगे, आयशा। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। वालेकुम सलाम, थैंक यू सो मच, वेलकम। थैंक यू सो मच सबीन, कैसे आप सब लोग? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। इमरान हसन मॉर्निंग शो कई सालों से कर रहे हैं, आप इनको सुनते भी और देखते भी। मैंने इसलिए कहा चूंकि आप सुबह इनको देखते हैं मॉर्निंग शो करते हुए, शाम वो रेडियो कर रहे होते हैं। मैं सोचता हूं ये एनर्जी इमरान में इतनी कहां से आती है? फॉर ऑल डेज वर्किंग, इतना काम कैसे कर लेते हैं? कैसे मैम? गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी मच एंड वेलकम एंड कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। ग्रेट, इट्स ग्रेट टू लिसन टू यू गाइस कि आप लोग माशाल्लाह यू नो एक नया चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है इन टर्म्स ऑफ योर प्रोफेशनल करियर एंड ऑल द बेस्ट। हम चारों के लिए ऑब्वियसली कुछ चीजें नई हैं और जहां से आप लोग भी आ रहे हैं, जाहिर सी बात है कुछ ऐसी मेमोरीज भी होंगी। हम नेटवर्क सुब से आगे के लिए आप कितना एक्साइटेड हैं इस वक्त? बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि मॉर्निंग शोज हमने बहुत सारे देखे हैं, ठीक है, हमने एंटरटेनमेंट के भी देखे हैं, इंफोटेनमेंट भी देखे हैं, बट हम का जो मॉर्निंग शो था फ्रॉम द बिगिनिंग इट वाज वेरी डिफरेंट। आई रियली लाइक्ड इट एंड उसमें जिस तरह से यू नो पॉलिटिक्स को प्रेजेंट किया गया, एंटरटेनमेंट को प्रेजेंट किया गया, इसके अलावा सोसाइटी के इशू, और सबसे खास बात जो मुझे इसकी लगती है मेंटल हेल्थ इश्यूज को जितना उजागर किया जाता है इस शो के अंदर, एंड आई थिंक बहुत ज़्यादा है एंड आई डोंट नो व्हाई इसके बारे में बहुत ज़्यादा बात नहीं होती है। तो हम जो है हम का मॉर्निंग शो खास तौर पे पहले आपके जो मेज़बान थे, उसके बाद आप लोग माशाल्लाह आप लोगों ने बड़ा ज़बरदस्त किया है एंड नाउ तो इंशाल्लाह आई होप कि हम इंशाल्लाह आप लोग और आगे लेकर जाएंगे। इमरान कितना एक्साइटेड आप हैं फॉर दिस शो? नहीं, हम फर्स्ट ऑफ ऑल अल्लाह का शुक्र है कि चलें एक ज़िंदगी में अब नई चीज़ें करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। मैं बस उम्मीद ये करता हूँ कि जितना अल्लाह ने अंदर कुछ टैलेंट थोड़ा बहुत रखा है उसको मज़ीद निखारने का मौका मिले और सीखने का मौका मिले। लोग बड़े ज़बरदस्त हैं, अब तक जितने लोगों से मैं मिला हूँ बड़ा अच्छा मुझे लगा है, वाइब बड़ी मज़े की है स्टूडियो की और सेट की। आपकी तो क्या ही बात है दोनों की, तो मे दिस केमिस्ट्री गो लॉन्ग, ऐसे चलती रही, ये बड़ी मुश्किल से बनती है, तो इसको ऐसे रहना चाहिए। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि हम भी जितने हमारे देखने वाले हैं इस स्क्रीन के ऊपर हमें कबूल भी करें और हम आपकी सुबह को बोर ना करें। बोर तो नहीं करेंगे इंशाल्लाह। हमारी ऑडियंस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा वेलकम हमें भी किया गया था और बहुत अच्छा वेलकम ऑब्वियसली ऑल आई वांट के लोग आपको देख के रुक जाएंगे, अच्छा इनको देख लें क्या कह रहे हैं। इंशाल्लाह सुनेंगे आपको, हमेशा सुनेंगे आपको। इमरान, ऑल द बेस्ट फॉर सुब से आगे हम नेटवर्क। आयशा, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस टुडे, वरना इन्होंने लेट आना था पर हमने कहा नहीं आयशा हम चाहते हैं कि हमारे साथ जरा, आपसे रुका नहीं गया ना ताना हमारे बगैर मैंने कहा बात मुकम्मल कर लेते हैं। एनीवेज जी, आप सबकी मोहब्बतों का बहुत शुक्रिया, हमें देखने का शुक्रिया, अपने व्यूअर्स को मैं कहूँगा, एंड हम नेटवर्क, प्रेसिडेंट सुल्ताना आपा, दुरैद साहब, हमारी तमाम टीम, राव साहब, एवरीबॉडी, मैं सबके नाम नहीं ले सकता, फ्रॉम ऑफिस बॉय टू गार्ड्स एंड एवरीबॉडी, हम आपसे बहुत प्यार करते हैं, हमने बहुत एंजॉय किया, आप सबसे बहुत सीखा है और ये साथ हमेशा रहेगा। हम नेटवर्क इस फैमिली। अल्लाह हाफिज़, खुश रहिए, आबाद रहिए।